हमको लगा कि उसका वो वाला टेक दिखाया जाएगा जो कि उसने अच्छा गाया। 15 दिन बाद जब वो शो आया तो उसमें उसका वो टेक दिखाया गया जिसमें उसने गलती की। आजकल मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड। वो मुझे भी समझ में आता है, लिप सिंक नहीं बैठती हैं, कभी कभी कोई सा शॉट नहीं बैठ रहा। ऐसे कैसे किसी आर्टिस्ट को ओपनली इंडिया के अंदर शॉट किया जा रहा है? लाइक इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर कल को कोई आर्टिस्ट कुछ गा देता है एंड ही सेज समथिंग व्हिच इज वेरी रियल, तो क्या उसको उड़ा दिया जाएगा? रैप को आए हुए टाइम नहीं हुआ है, और जो नई चीज आती है ना मार्केट में, वो चलने से पहले ना बिगड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द रैपर्स जिनका रैप कम रहता है और गालियां ज्यादा रहती है, अब्यूज ज्यादा रहता है, करेक्ट। तो वर्ड्स खत्म हो गए क्या? पावर ऑफ सेइंग नो इज मच बिगर देन पावर ऑफ सेइंग यस। बट ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना कि जादू कर जाते हैं और वो आते नहीं है क्लेम करने के लिए कि नहीं जादू मैंने किया है। तो मुझे क्या लगता है पता है क्या, कि अगर आप ओपनली किसी को प्रेज नहीं कर सकते तो ओपनली किसी को डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। किसी को तुम्हें नीचे लाने की जरूरत नहीं है खुद को ऊपर लेके जाने की। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज आज मैं अपने टीचर को शो पे लेके आ रहा हूँ जो मुझे सिंगिंग सिखाते हैं एंड इट्स बीन एन ऑनर टू लर्न सिंगिंग फ्रॉम हिम। उन्होंने एक बहुत छोटी सी एज में ना DID लिटिल चैम्प्स में पार्टिसिपेट किया। उसी छोटी एज के अंदर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था और बहुत मज़ा आता है उनसे सीखने में ऑनेस्टली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। हमने इस एपिसोड में सब कुछ डिस्कस किया है, फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम रैप टू सिद्धू मूसेवाला, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट। सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द एंड, एंजॉय द शो। So, welcome Swarit bhai. Finally looking forward to this amazing session with you because काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमने वैसे पता है, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसा लगता है पर्सनली कर लिए हैं। सो फॉर द ऑडियंस, स्वरित लिटिल चैम्प्स का हिस्सा रह चुके हैं व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, आई थिंक गोल्डन बुक एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों आप दोनों कर चुके हो। यस एंड यस। काफ़ी एक बहुत अच्छी लीनियज से आते हैं जहाँ पे मतलब घर के अंदर ही सिंगिंग का काफ़ी डोमिनेंस रहा है फादर के साइड से। तो काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आज के पॉडकास्ट में, स्पेशली टू समवन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ सिंगर या म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलेंगी। सो वेलकम स्वरित भाई टू माई शो ड्रीम विद नीरज, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। एंड चलिए शुरू करते हैं फिर पॉडकास्ट को। ठीक है नीरज जी, वेल थैंक यू। एकदम से प्लान बनता है और फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कि कुछ डेट्स भी गलत डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन फिर सब कुछ सही बैठ जाता है। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी ग्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम डूइंग एनीथिंग Oh, लाइक दिस, nice. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मोर देन यू। नहीं, ये बहुत बार होगा, मैं आपको बहुत बार बुलाऊंगा पॉडकास्ट पे। ये तो शुरुआत है। एक पॉडकास्ट में तो जस्ट थोड़ा सा रंग निकलता है, फिर धीरे 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 एग्जैक्टली, सुरूर हाँ, बढ़ता है। 3-4 शेड्स लगते हैं। 3-4 शेड्स लगते यस। हैं, और स्पेशली आर्टिस्ट, बिकॉज आर्टिस्ट काफी गहरे लोग होते हैं। सो एक में तो आप बेरली सरफेस को स्क्रैच करते हो। स्वरित इज ऑल्सो माई टीचर जिनसे मैं प्रोफेशनली सिंगिंग सीखता हूँ, एंड आई नो कि स्वरित इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंदौर का कैसा रोल रहा है इन योर होल जर्नी फ्रॉम योर बर्थ, मतलब म्यूजिक के रिलेटेड, बीइंग आर्टिस्ट, लाइक कुछ है स्पेशल वाइब इंदौर में? वेल यस, इंदौर में वाइब अगर मानोगे तो काफ़ी अच्छा है। लाइक आर्टिस्ट्स के लिए जगह तो है, बट द थिंग इज लॉट ऑफ पीपल सिर्फ यहाँ पर, मतलब ऐसा होता है कि कमर्शियल ज़्यादा चलता है। लाइक मैं बहुत बार मुंबई गया हूँ एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग थिंग्स जिसमें मनी एकदम लास्ट में आता है और काम पहले आता है। बट इन इंदौर इवन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक दिस, जिसमें वो पीछे इसलिए रह जाते बिकॉज दे आर इनटू शोज एंड नॉट इनटू कला को अच्छा करना। तो आई थिंक यस, इंदौर का वाइब बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ गला खराब नहीं होता है जल्दी। अच्छा। लेकिन यस यस, सिंगर के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो वो नहीं होता है वैसे प्रॉब्लम। बट बाकी सब तो नॉर्मल है हर जगह पर। तो ऐसा कुछ लगता है क्या कि जैसे इंदौर एक ऐसी जगह हो गई, जैसे सपोज टीयर 2 सिटी में आता है, मुंबई, दिल्ली, ये सब टीयर 1 सिटीज को गिना जाता है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज का कुछ यस डिफरेंस यस दिखता है कि इंदौर में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलर सेक्टर में कम है, जैसे शोज में? जैसे मुंबई में तो बड़े क्लब्स वगैरह में होता है, या कोई पर्सनल हाउस पार्टी होती है, या बहुत ऑप्शंस होते हैं आई थिंक। तो वो उस पर्सपेक्टिव में आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है? वेल या ये चीज़ लगती थी मुझे 2018-19 तक,
बट ओके। आफ्टर दैट थोड़ा-सा जो इंदौर इन द सेंटर आया है कहीं न कहीं, एंड कुछ गवर्नमेंट्स में चेंजेस की वजह से एंड कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ में चेंजेस की वजह से कुछ बेटर हुआ है। तो उस वजह से क्या है, अब ये पार्टीज़ एंड ऑल इसके अंदर म्यूज़िशियंस को काफ़ी मौका मिल रहा है, आई थिंक। लाइक जब से कैफ़ेज़ और ये सब चीज़ें आई हैं यहाँ पर, पहले जो थे नॉर्मली कैफ़े क्या था, सीसीडी और इस टाइप की जगहों को कैफ़े मानते थे, बट अब हर दूसरे चौराहे पे कैफ़े है, बड़े-बड़े बार्स हैं और क्लब्स हैं, तो खाली नहीं बैठ सकता जो भी आर्टिस्ट है, खाली तो कोई नहीं बैठ रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं हर अपॉर्चुनिटीज़ जगह पे। बहुत है, बहुत है। चलो ये बढ़िया हो गया फिर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज होनी भी चाहिए यार, बड़ा मेहनत। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसी का एक डाउन साइड वही जो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में आंसर कर रहा था, कि आप खुद के ऊपर काम नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ यू आर गेटिंग मोर परफॉर्मेंसेस, मोर शोज़ देन यू हैव एवर एक्सपेक्टेड। अब अगर बंदा ये सोच रहा है कि मुझे दिन में 7 घंटे, 6 घंटे म्यूज़िक को देना है और उसमें से 3 घंटे वो शो बजा के आता है, तो आपका 3 आवर्स का जो एनर्जी वो एग्ज़ॉस्ट हो गया। प्लस साथ ही आपने वहाँ पर मेहनत प्रयास से ज़्यादा, तो उस चक्कर में क्या ओके। होता है, इंसान दिन में अगर म्यूज़िक का कुछ काम कर रहा है तो वो शो ही बजा रहा है, और बाकी ओके। 2-3 दिन मिलते हैं तो वो क्या सोचता है, अरे मुझे ना संडे को छुट्टी है ना सैटरडे को है, क्योंकि सैटरडे संडे आर लाइक हॉट डेज, यस। वीकेंड्स जो होते हैं, तो इसीलिए वो खुद पे काम करना बंद कर देता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजंस जिस वजह से मैं शोज नहीं करता हूँ। आई नेवर डू एनी काइंड ऑफ शोज। ओके, मतलब सॉर्ट ऑफ वो एक आदत लग जाती है एंड देन उस आदत एग्जैक्टली में दैट, आप खुद वो को भूल आदत जाते ऐसी हो। है कि आपको बिगाड़ भी देगी, आपको निशाचर बना देगी, और मनी ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा ही अगर बहुत सारा कमाना तो बिजनेस करो, म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनको कला को निखारना चाहते हो तो फिर आपको खुद के लिए टाइम देना खुद पड़ेगा। के अगर लिए आपको टाइम सिर्फ निकालना पड़ेगा। और अगर पैसा आप ये एक भी सोच लो कि मैं 3 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते 3 घंटा शो में बजा रहा हूँ, बाद में आके 3 घंटा और रियाज़ कर लूँगा, तो योर बॉडी विल गिव अप। वो बोलेगी कि भाई कितना करेगा, और या फिर आइडियाज़ नहीं आएँगे। तो मैंने दोनों चीज़ें की हुई हैं और दोनों को देखने के बाद ही समझ में आया है कि अभी वक़्त है खुद को निखारने का। अगर होगा वैसे, अगर निखारोगे, अगर मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। बट ये सब डेफिनेटली। चीज़ें ऐसी है कि बहुत बाद की हैं। तो अभी से, लेकिन ये कल्चर क्योंकि कैफ़े और बार्स एंड क्लब्स बहुत एंड बढ़ गया पब्स है। ये तो बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों को मौका बहुत मिल गया है। तो अच्छी बात नॉट है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट। हाँ, मतलब आई फील ये इसमें प्रोज एंड कॉन्स वाला हो गया कि भाई जिसको सिर्फ ऑब्वियसली। पैसे कमाने से मतलब है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, और जिसको या एज एन आर्टिस्ट करना है तो उसके पास चॉइस है कि तुम अपने आपके पे पास फोकस चॉइस करो। है, लेकिन बस वही धर्म संकट है, या तो पैसे कमा लो या गरीब बन के गाना बजाना कर लो। नहीं, हाँ, दोनों तो चीजें हैं, दोनों वो दोनों चीजें हैं। चीज़ें एकदम 50-50 पे है, तो इट्स ऑल अबाउट तो ये चॉइसेस। गलत कोई सॉर्ट नहीं ऑफ मेरे को ये एक जो कहानी है ना, ये वो वुड चॉपर वाली कहानी से बड़ी सिमिलर हो गई है कि या तो तुम एक्स को इतनी देर तक शार्प करो है। कि जब तुम उससे फटके मारो तो ट्री एक ही यस, बार में क्लीन हो जाए, ठीक है, या तो फिर एग्ज़ैक्टली, तुम मार एक ही तो पेड़ गिरा रहे हो, या यस यस, तो वो 10 साल तक सिर्फ एक्स को ही शार्प कर रहा है एक बंदा, और एक बंदा है कि जो 10 साल के अंदर परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। तो जब वो जो जैसे गला निखारने वाली बात हो गई, जैसे कोई हाँ, जो बंदा निखारे जा रहा है निखारे जा रहा है निखारे जा रहा है, तो जब उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो एकदम फाड़ देगा उस अपॉर्चुनिटी को, यस, यस। राइट। कौन सिर्फ़ यही रहता है कि आप जब मेहनत कर रहे रहते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल भी हम्म। मोटिवेशन नहीं रहता है, क्योंकि आपको कोई सुन नहीं रहा है। आपको आपको कोई प्रेज़ नहीं कर रहा है, आपको कोई उस चीज़ के लिए पैसा नहीं दे रहा है। तो करेक्ट। उस चक्कर में आपको मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन आजकल का यही है, प्रेज़ और पैसा, 2 चीज़ें हैं मोटिवेशन में। हाँ, मनी इज वही द नहीं है बिगेस्ट आपके मोटिवेटर। पास, तो इसीलिए बहुत कम लोग वो चीज़ करते हैं। पता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो म्यूजिक पे नहीं हर चीज पे अप्लाई होता है, चाहे आप हुँ, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या म्यूजिक कर रहे हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो जैसे अभी ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको प्रेज या पैसा जो भी आपका मिल रहा है तो आपका फीडबैक लूप एक खत्म होता है, ठीक है। जितना आप उसको डिले कर सकते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में बताऊं कि कोई बंदा है जिसने 1000 फॉलोअर कर लिए, 10,000 कर लिए, अब वही बंदा सपोज 1 मिलियन पे पहुंच गया, हुँ, तब जाके उसने ब्रांड डील करना स्टार्ट किया, या वो 100K पे पहुंच गया, 200K पे पहुंच गया। अगर वो 10K पे पहुंचने के बाद ही ब्रांड डील करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो, तो जो इम्पैक्ट उसका 100K पे आएगा, जो मनी वो 100K पे अर्न कर सकता है अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करके, वो 10K पे नहीं कर सकता। द पॉइंट इज कि क्या तुम अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हो, क्योंकि तुमको ऑफर आएंगे, पीपल विल गिव यू मनी, पीपल विल टेल यू कि आप स्टोरी लगा दो, आप ये कर दो, मैं आपको ये हुँ, दे हुँ, हुँ। दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। सो आपको खुद को रेजिस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें आना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अंकुर वारिकू का भी ले लो,
when he Yes, yes. started selling his courses, at that point of time उसके already I think 500K से ऊपर हो चुके थे, right? And people already knew. तो जैसे अभी काफ़ी। आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर स्वरित की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है 10 साल एज अ सिंगिंग कर करके, और व्हेन स्वरित मतलब पावर ऑफ सेइंग नो इज मच बिगर देन पावर ऑफ सेइंग यस. Saying yes. Yep. तो अगर कोई सिंगर है जो हर जगह पे जाके गाना गा रहा है, तो उसकी कोई इतनी भी ज्यादा वैल्यू नहीं है कि हाँ ठीक है, ये आर्टिस्ट तो हर जगह अवेलेबल ही है. अब जैसे हाँ, तुम कोई बड़े आर्टिस्ट को ले लोगे जो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने हिसाब से, इफ आई फील लाइक इट, तब मैं गाना गाऊंगा. और करेक्ट अपॉर्चुनिटी आने पे, सीइंग कि आप हाँ। कहाँ गाना गा रहे हो, कैसे गाना गा रहे हो, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में. तो जितना यस, आप ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हो ना, उतना 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 आपका करना इम्पैक्ट चाहिए, और बढ़ जाता है. इन द मीन टाइम आप जितना अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो अंदर से, स्किल्स बढ़ा हाँ, सकते हो। करेक्ट. बिकॉज़ इसका सेकंड एक ओपिनियन ये भी है कि बैठे रहो, तो वो बैठे ही रह जाओगे कि यार ठीक है, मेरे बढ़ते रहेंगे, अपने आप फॉलोवर्स बढ़ते रहेंगे और जब जाके मेरा इतना होगा तब कर लूँगा मैं। बट इफ यू आर नॉट फोकसिंग, मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठने वाली बात है। इट्स लाइक वो कराटे किड में एक है ना, बीइंग स्टिल, स्टैंडिंग स्टिल और डूइंग नथिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है कि आप डूइंग नथिंग वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडिंग स्टिल जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है। उसमें कर कुछ भी नहीं रहे हो, लेकिन इट्स रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ फोकस, और बहुत सारी चीजें दूसरी भी हैं। एक इंसान बिस्तर पे भी सीधा सीधा लेटा रह सकता है, और एक इंसान सीधा 10 घंटे खड़े भी रह सकता है, बट व्हाट इज हार्ड वही है जो खड़ा रहने वाला है। तो हिल कोई भी नहीं रहा है दोनों में से, बट द डिफरेंस इज क्लियर। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है क्या? बीइंग सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वन कैन डू. हम्म, मतलब वो स्टिलनेस लाना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है. मतलब लोग जिंदगी या प्रैक्टिस कर देते हैं. मॉन्क वगैरह को देखोगे तो उनको प्रैक्टिस कराया जाता है कि आपको स्थिर रहना आना चाहिए. स्थिर मन से और बॉडी से, दोनों से. मतलब एग्जैक्टली। बॉडी से तो चलो आप ऐसे एक जगह पे बैठ जाओगे या कैसे भी कर लोगे, बट मन से स्थिर रहना बहुत डिफिकल्ट होता है. वंस यू कैन कंट्रोल योर माइंड, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है. सो बहुत दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग वी चीज डू है. इन खरज एज वेल। आपको बताया होगा मैंने, खरज में हाँ. यही होता है। 15 मिनट नहीं, बहुत लोग आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा भी खरज लगाते हैं। और वो इट्स लाइक कभी कभार मेरे पापा से भी मेरा उस चीज को लेकर के बहुत विवाद हो जाता है कि क्यों ऐसा, क्यों इसमें और कुछ भी नहीं, क्यों नहीं है। तो इट्स लाइक इतना सब ताने आलाप सब गा लेते हो, लेकिन दिमाग में स्थिरता तभी आएगी जब एक ही चीज को एग्जैक्टली. एक जैसा ही एक ही तरह से गाते रहोगे। तो कमांड. वो उसमें यहाँ तक कि हाथ पैर भी हिलाने नहीं देते, भले उससे सुर नहीं हिलता है अपने गले का, लेकिन आपकी उंगली भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, आपका पोस्चर भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। आई फील टू डू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दैट्स द वे ऑफ म्यूजिक एज वेल, डूइंग इट. क्लासिकल म्यूजिक। तो वो तो हर जगह, जैसा आपने बोला है, एवरी फील्ड, हर एवरी हर फील्ड फील्ड. कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। तो अभी आपने पापा की बात की, तो पापा पे ही चलते हैं. आई या थिंक आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो. आई थिंक पंडित मोहन विष्णु शुक्ला, योर डैड, तो यप उनका कितना बड़ा रोल रहा है. मतलब सिंस यू वर टेलिंग मी कि छोटी छोटी चीजें होती है जो उस टाइम में समझ में नहीं आती है, मे बी आपको फॉलो करने बोलते होंगे कि ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, एंड इट डजंट मेक सेंस टू यू कि क्यों रिबेल करने का मन करता है. बट वो उस फैमिली में, उस क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ सिंगिंग बैकग्राउंड फैमिली, यू हैव अ लीनिएज ऑफ सिंगिंग बैकग्राउंड फैमिली. तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पापा ने इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग यू एज अ सिंगर आर्टिस्ट बेसिकली. एक सिंपल सा, एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है कि ये चाइना में बहुत ज़्यादा चलता है कि बच्चों को ही ट्रेन करते हैं वो लोग बड़े होने तक, चाहे फिर वो कोरियन सिंगर्स हों जो कि के पॉप आर्टिस्ट होते हैं, या चाइनीज वो हों, क्या बोलते हैं, एथलीट्स हों, या फिर इंडिया के अंदर सिंगर्स हों जो क्लासिकली फैमिली में टीनेज या जवानी में सीखना शुरू करते हैं। रीजन इज ऑब्वियसली. यू आर अ ब्लैंक बोर्ड, एंड ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, दिस इज लाइक एन एक्चुअल ब्लैक बोर्ड। तो उस पर आप जितना चौक घुमाओगे और फिर जितना रब करोगे, तो वो उसका इंप्रेशन पीछे का फिर भी रह जाएगा। एंड अगर आप एकदम नए बोर्ड पे आके चौक से कुछ लिख रहे हो, तो दैट थिंग विल, उसका कुछ ना कुछ अंश हमेशा आपके ब्लैक बोर्ड पे रहेगा ही रहेगा, अनटिल अनलेस एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन। एग्जैक्टली। तो एब्जॉर्प्शन आपका सबसे ज्यादा लिटिल एज में रहता है। पापा ने करेक्ट. बचपन से ही सिखाया, मतलब तब से सिखाया जब से मुझे याद नहीं है। मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद है, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि मैं पहली बार कब सीखने बैठा। या नाइस. बहुत सारी बातें याद है, 2 साल 3 साल की उम्र की बातें याद है, लेकिन ये नहीं याद है कि सीखने कब बैठा। तो आई थिंक कि जब से पैदा हुआ तब से ही, या तो सबसे पहला बात होता है सुनना। मुझे, मैंने कोई 8-8 10-10 12-12 घंटे रियाज नहीं किया। आई एम टेलिंग दिस टू यू, लाइक पर्सनली भी और अलग से भी। 8-10 घंटे मैंने आज तक रियाज नहीं किया, बट व्हाट आई डिड कि 8-10 घंटे सुना बहुत है, और सालों तक सुना है। और मेरे ख्याल से उस चीज ने वो कर दिया, उसका रियाज करने वाला जो पार्ट रहता है उसको भर दिया।
बचपन अच्छा। से ऐसे-ऐसे राग सुने हैं घर में क्योंकि पापा क्लासेस लेते थे और गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे और घर पे भी स्टूडेंट सीखते थे, तो उनसे मास्टर्स के और पीएचडी करने वाले तक स्टूडेंट सीखते थे। तो वाओ! उस लेवल के राग मैंने 2-2 3-3 घंटे बैठ के सुने हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई भी नहीं, मैंने उनसे सीखी भी नहीं, लेकिन सुना उनसे। आई थिंक म्यूज़िकल फैमिली में बॉर्न होना ही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप म्यूज़िक की फील्ड में जाना चाहते हो। एंड दूसरी बात ये मैं बहुत हम्बल्ड हुआ हूँ, मतलब था नहीं, मुझे बहुत धुलाई-कुटाई सब हुई है और आई किया थिंक गया दैट है। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट गाने के सेंस में भी और नॉर्मली भी। हुँ। तो या इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बच्चों के लिए तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हर नहीं, चीज़ में मन नहीं होगा ना मेरा, बट करना तो स्ट्रिक्टनेस पड़ेगा, तो चाहिए। हाँ, हाँ। स्ट्रिक्टनेस या करेक्ट, आदत तो लगवानी पड़ती है अच्छी चीज़ों की। एग्ज़ैक्टली वो तो लाइक कहते हैं ना, इफ या बुरी बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, अच्छी आदतों के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, सही बात है। नहीं, तो मतलब वो तो मेहनत अब उन्होंने की है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली पता है क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जैसे बोल रहे थे ना कि आर्टिस्ट उतना कमा नहीं पाते। अब तो चलो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हुँ, हमारी जनरेशन में, बट आपके पापा की जनरेशन में दैट इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? वेरी सो लॉट। मैं ये उनके लिए कहना चाहूँगा कि सर थैंक यू सो मच कि आपने सी बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे ये फ़ील होता है और ऐसे आर्टिस्ट जो अपनी कला को लेके इतना क्या बोल सकते हैं डेडिकेटेड हैं डेडिकेटेड या कि हाँ, कि वो मोर देन मनी ये प्रेफ़र करते हैं कि मैं सोसाइटी को वापस दे रहा हूँ वो कला, जिस पे मैंने इतने साल मेहनत की है, राइट? तो आई फ़ील हमें हर चीज़ को मनी से भी नहीं तोलना चाहिए। सो अगर मैं गिनने जाऊँ कि कितनी लाइफ़ को आपके डैड ने इम्पैक्ट किया होगा थ्रू हिज़ कला। जैसे आप तो बेटे हो, तो आपको तो हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली किया है। अब आपकी कला मुझे इम्पैक्ट कर रही है, तो आपके डैड की कला मुझे भी इम्पैक्ट कर रही है। हाँ, अगर लीनिएज के हिसाब से देखें लीनिएज तो के हिसाब से देखा बिल्कुल जाए सही तो, बात। क्योंकि वो पास डाउन हो रहा है ना, और देखा जाए हुँ, तो ये सब इट गो बैक्स टू लाइक शिवजी बीइंग द फर्स्ट टीचर, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। एंड देखा जाए तो इट्स एग्ज़ैक्टली। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। सो ये अंकल जी के लिए, मोहन जी के लिए, ये बहुत थैंक यू आपको मेरी तरफ से, बिकॉज आई नो कि इन चीजों में ना ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता इमिडिएटली, नहीं मिलता है, ये और नहीं सब लोग मिलता उतने थैंकफुल भी नहीं होते, और बट टीचिंग की स्टिल लाइन तो और भी ज़्यादा ऐसी है कि बहुत आप ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत तो डिफ़िकल्ट तो दिल से थैंक यू ऐसे सब आर्टिस्टों को कि जो टीचिंग भी करते हैं और अपनी कला को पहला प्रेफरेंस देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम इन। आपने भी बोला कि आप शोज वगैरह को इतना प्रेफर नहीं करते, मोर देन दैट हुँ, यू prefer honing your skills. You are also teaching येस, me as a teacher, right? So you are या impacting a lot of lives. बिकॉज़ दैट Even एक्चुअली टीचेस मी एज़ वेल क्योंकि correct. या सो या यू आर राइट नहीं मिलता ग्रेटिफिकेशन एंड आई थिंक दैट थिंग आई हैव गॉट फ्रॉम माय फादर एज़ वेल कि उन्होंने भी कभी शोज़ नहीं किए। मौका बहुत मिला लेकिन ज़्यादा नहीं किए लाइक बहुत अच्छा सिंगर आ रहा है तो ही इज़ लाइक अ हार्मोनियम प्लेयर एज़ वेल। वो Okay. सिंगिंग सिखाते हैं बट ऐसे अगर शोज़ की बात करें तो ही इज़ अ हार्मोनियम प्लेयर। तो अच्छा कोई सिंगर आएगा तो ही बजाएँगे अदरवाइज़ ही विल रिफ्यूज़ इट। सो नहीं, वो दैट्स द होना थिंग। भी चाहिए। कंजर्वेटिव तो रहना चाहिए ऐसी चीज़ों में आपने क्योंकि यू आर नॉट सेलिंग इट, यू आर जस्ट शोइंग इट कि ये मेरी है, तो कोहिनूर हर एक को नहीं दिखाया जाता। नहीं, नहीं, फ़ोटो दिखा मतलब दी ये जाती है बट या हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अगर आप उस ओहदे पे हो, तो हुँ, आपको फिर वैसी महफ़िल में भी बैठना पड़ता है ना। एग्ज़ैक्टली अब नुसरत सराउंडिंग्स फ़तेह अच्छी हो। अली खान जो थे, अरे वो वाह! उन्होंने इतने शोज़ किए, अमेरिका, जापान, फ्रेंच, जिस ज़माने में मतलब अब तो बड़ा नॉर्मल हो गया है कि लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में शो कर रहे हैं, चले बट जाते हैं। ही वाज़ लाइक अ वेरी बिग स्टार इन अदर कंट्रीज़, लाइक इतना मेरे को पता है थोड़ा बहुत, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हुँ, हुँ, बट नो यू आर राइट। बट लोग दीवाने थे उनके, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ ये सोचे कि फ्रेंच वाले लोग दीवाने हैं, जापान वाले लोग दीवाने हैं, जबकि उनको तो समझ में भी नहीं आता होगा। तो उनकी जो महफ़िल बैठती होगी एंड हमारे यहाँ भी तो हिप हॉप बहुत अच्छा चला पहले, उसके बाद में हुँ, ही ये डीएचएच आना शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग भी स्नूप डॉग और इन सबको सुनते थे या फिर आप सोचो कि रॉक बैंड्स, ये हमारे यहाँ का कल्चर थोड़ी है बट वी स्टिल लाइक इट ना। तो ये ईडीएम ये सब हमारे यहाँ का कल्चर नहीं, तो सेम जस्ट लाइक दैट उनको ये चीज़ें पसंद आती है और कुछ अलग वे में उनका परसेप्शन बहुत अलग है हमारे सिंगिंग का, हमारे म्यूज़िक का। वी कैन करेक्ट। नेवर अंडरस्टैंड इट बट मे बी उनका जो बुलाया उन्होंने सब अच्छे सिंगर्स को एंड वहाँ पर परफॉर्मेंसेस की, उसके पीछे वही रीज़न है जो हम यहाँ पर बड़े-बड़े लोगों को, आर्टिस्ट्स को बुलाते हैं बाहर से। सेम थिंग।
मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरे को क्या लगता है पता है क्यों उनको इतना पसंद आता होगा, क्योंकि उनके यहाँ पे इतना शोर है कि जब उनको वो कामनेस मिलती है ना, तो वो बोलते हैं अरे यार ये अच्छा लग रहा है, कुछ ये अच्छा है। मजा आ रहा है इसके अंदर। मैं लिटरली मतलब अगर मैं भी सोचूं ये कि आप जैसे एक पर्टिकुलर टोन को सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, फिर आपको कुछ अलग मिलता है तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है। ऑब्वियसली यहाँ मतलब इसलिए वो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चीज नॉर्मल है और वो चीज बहुत नई है, नहीं और है। वहाँ के हिसाब से उनको वो शांति चाहिए, दे आर इन अ लॉट ऑफ नॉइज, तो ऑब्वियसली यही एक रीजन हो सकता है। तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टेक था ये कि हम म्यूजिक को कंपेयर कर रहे हैं। और नहीं करना चाहिए बिल्कुल। देखिए वो सारे टॉपिक्स जो अनऑफिशियली टाबू मान लिए गए हैं उन पे बात तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी। लाइक करेक्ट। वाई, मतलब लगता है ना मुझे पर्सनली कुछ चीजें ऊपर और कुछ चीजें लग सकती हैं नीचे। जैसे बाहर का कुछ म्यूजिक ऊपर लगता है और कुछ म्यूजिक नीचे लगता है। लाइक आई डोंट लाइक हिप हॉप लिटरली, बट व्हाट आई लाइक इज द बीट बिहाइंड इट। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसी वो चीज मुझे ग्रैब कर लेती है। वर्ड्स उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, वर्ड्स लाइक हो, बट बीट्स आर लाइक 10 घंटे बाद भी हो। सो या दैट्स व्हाट इम्पैक्टिंग मी। तो गलत कुछ नहीं है और सही भी कुछ नहीं है, लेकिन परसेप्शन डिफरेंट है, बस नथिंग सो एल्स। इंटरेस्टिंग टेक। मुझे लगता है काफी सारे ऐसे हनी सिंह का जब दौर आया था तो आई थिंक हनी बहुत सिंह ने बीट्स पे खेला है पूरा। सो इफ यू बहुत से ब्लू आइज वगैरह, बिकॉज वो खुद बोलता है कि वोकली मैं पूरा यूज करता हूँ सब कुछ जितने फीचर अवेलेबल है म्यूजिक इंडस्ट्री में। मैं सिंगर नहीं, वो खुद बोलता है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गुड सिंगर, आई कैन जस्ट रैप अ लिटिल बिट, बट मैं मेहनत करता हूँ प्रेजेंटेशन और बीट्स पे। और इवन बाकी आर्टिस्ट जो हनी सिंह को अप्रिशिएट करते हैं वो ये कहते हैं कि बीट्स में ही हैज अ सेंस। मतलब वो a मैजिक lot। है उसका कि वो बीट्स ऐसी पकड़ता है कि आप लगाओ उस पे, जैसे लुंगी डांस ले लो, जो भी उसके एकदम बहुत हो गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब देखा जाए गाना तो इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक। मतलब वो इतना कैची है कि बंदा बार बार सुने, डांस करे उसके ऊपर। ब्लू आइज, फिर उसका जो फर्स्ट सॉन्ग फेमस हुआ था, तो इतने उसने बीट्स को पकड़ा है। तो हाँ, उस पे क्या टेक है? मतलब आई थिंक कि मतलब लोग खेल जाते हैं यार बीट्स पे, बड़ा प्यारा। बीट्स बीट्स पे बहुत खेलते हैं। अब मैं एक और रैपर का नाम लेना चाहूंगा जिसका बीट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। वर्ड्स और ये सब चीजें तो खैर आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज अलग अलग थिंकिंग है सबकी, बट ऑब्वियसली बीट्स ऑब्वियसली। एमसी स्टैन, व्हाट ओके। बीट्स, जो जिस तरह से यूज किया है और क्लासिकल कंपोनेंट्स का यूज करता है वो बंदा। सो यस, वो चीज कुछ नहीं है। वर्ड्स और ये सब चीजें देखो, हमारा अगर मैं उस तरह के परिवेश में रहा होता तो मुझे पसंद आता। ठीक ओके है, मुझे ओके। ऑब्वियसली पसंद आता क्योंकि मैंने बचपन से वही सुना है। मुझे आज क्लासिकल इसलिए पसंद आता है क्योंकि मैंने बचपन से वही सुना है। तो नो वन इज रॉन्ग, लेकिन बीट्स पर्सनली एक क्लासिकल वाले बंदे को बीट्स इसलिए पसंद आ रही क्योंकि कुछ नया है, प्लस क्लासिकल कंपोनेंट्स। अगर आप कुछ सॉन्ग्स सुनेंगे, आई आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम्स, बट जिन्होंने सुने होंगे वो रिलेट कर लेंगे आराम से कि हम्म। कितना क्लासिकल कंपोनेंट्स, कितना अलग अलग। यहाँ तक कि मैंने उसमें भैरव भी सुना हुआ है, अहिर ओके। भैरव टाइप के कुछ म्यूजिक के अंदर मैंने इस तरह के नाइस। वर्सेस सुने हुए हैं। तो वो चीज मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मुझे वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो चीज कनेक्ट हो जाती तो आई लिसन टू इट। ये चीज मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज का कि हम्म, एमसी स्टैन, मतलब आई थिंक वो पी टाउन वाला, राइट? बी जो टाउन एग्जैक्टली दैट या दैट पर्सन। दैट एंड पर्सन। या उसका भी नहीं है म्यूजिक शायद। ऑब्वियसली whoever आई, designs it for him, that guy has to be praised कि बंदा यार कुछ अलग कर रहा है। जैसे माफिया मुंडीर के अंदर देयर वाज इक्की, राइट? जैसे शुभ के बीट्स हो गया, इक्की इज अ गाय हाँ, हु डिजाइन्स अ यस लॉट ऑफ बीट्स यस। एंड फॉर अ लॉट ऑफ सिंगर्स इन पंजाबी इंडस्ट्री, हम्म, नॉट जस्ट हनी सिंह। ही इज एन ओजी आर्टिस्ट जो बहुत अंडरग्राउंड से निकला हुआ है एंड ही हैज डिजाइन्ड अ अभी भी लॉट ऑफ काफी बीट्स फॉर। बस शैडोज में है, एकदम ऐसे टॉप पे। हाँ। जैसे शुभ इन लोगों का नाम कैसे 2-3 गानों में आ जाता है, करेक्ट ऐसा करेक्ट करेक्ट। उसने बहुत किया हुआ है, लेकिन ही स्टिल लाइक I डायरेक्टर। think he's one of my favorite artists in terms of beats. मतलब इतना underrated है वो person. He has given hits to every singer literally. I think उसकी beats जो इतने famous songs में use हुई हैं, मतलब उसका बस यही ट्रेडमार्क है कि वो गाने के बीच में कहीं कहीं बोल देता है अपना नाम एंड यू रियलाइज कि हाँ फीचरिंग इक्की, और हाँ, वो बीट बीच बीच में कहीं पे उसका आ जाता है। तो आ जाता है एग्जैक्टली। बट ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना कि जादू कर जाते हैं और वो आते नहीं है क्लेम करने के लिए कि नहीं ये जादू मैंने किया है। एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल बिकॉज इंटरव्यू भी नहीं देखा है। मतलब ही इज द ओजी पर्सन फ्रॉम माफिया मुंडीर। मतलब ही इज अ वेरी ओजी सिंगर। इट्स लाइक जिसको बस उसको सिर्फ म्यूजिक बनाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए उसका। बाकी जिंदगी निकल जाए, लेकिन म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाए। तो आई थिंक और लॉट काम ऑफ आता रहता है आर्टिस्ट ना, आर लाइक दैट। बिकॉज अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपके पास काम आता रहेगा। आई थिंक इतना काम तो टाइम हो आएगा ही। गया उसे। मतलब तुम देखोगे अगर तो हनी सिंह का दौर गया, बादशाह आया, हम्म,
अब हनी सिंह का दौर फिर से आने की मतलब आ रहा है, एंड आ इट्स रहा है सॉर्ट ऑफ, yes. साथ ही बट साथ दूसरे रैपर्स का भी दौर चल रहा है अभी, हसल एंड ऑल, एंड Sul and ये all. जो इकी वाला जो पार्ट रहा है वो कांस्टेंट ही रहा है, जो किसी ने नोटिस नहीं किया. ही हैज नेवर गॉन. इतने साल में Exactly. he Yeah. might have earned more than these people. लाइमलाइट में नहीं रहा वो, लेकिन भले ही नहीं रहा कंसिस्टेंटली और अर्न भी नहीं किया होगा, लेकिन नाम, बिकॉज नाम एक हमेशा आर्टिस्ट रहा. के लिए नाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और करेक्ट. वो नाम उसका कई सारे गानों में जुड़ा है जितना किसी का भी शायद नहीं जुड़ा होगा. नहीं जुड़ा सेम थिंग होगा, विद नहीं जुड़ा लॉट होगा. ऑफ लाइक विशाल शेखर एंड प्रीतम एंड हिमेश रेशमिया. गाने आते हैं लाइक, बट दीज गाइस आर लाइक कंसिस्टेंट गाइस. ये ऐसे नहीं है मतलब सहवाग जैसे नहीं है कि 6 मारेंगे या फिर आउट होंगे. ये ऐसे हैं कि ये टिके रहते हैं. लाइक दीज गाइस आर वेरी कंसिस्टेंट, वेरी ट्रू. ट्रू. या एग्जैक्टली. लेट्स टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया. मैं बड़ा एक्साइट हो जाता हूँ हिमेश रेशमिया का नाम सुन के, बिकॉज आई थिंक उस पर लोगों ने इतने ओपिनियंस रखे हैं ना. उनका एक जब दौर आया था ना हिमेश का, वो आपका Oh. सुरूर या जो एल्बम आई थी, इतना उसने तहलका मचाया था. In terms of, I used to hear that in marriages, I used to hear that everywhere. I think मेरी पर्सनल फेवरेट एल्बम जो हिमेश की रही है वो नमस्ते लंदन रही है. नमस्ते लंदन में जो उन्होंने कंपोजिशन किया है, जो गाने दिए हैं, सॉर्ट ऑफ माय फेवरेट एल्बम गिवन बाय हिमेश रेशमिया. मतलब मेरे को बड़ा पसंद है उसका सिंगिंग. आई एम नॉट स्केप्टिकल अबाउट कि कोई क्या सोचता है. नाक से गाना ये सब बहुत वायरल हुआ था उनके लिए, बट आई प्रेफर कि यार हर बंदा जो है उसकी एक एसेंस है. पहले वो टोपी के साथ आते थे, फिर बाल चेंज हो गए एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई थिंक ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दैट 10 years और 5 years ऑफ इंडस्ट्री. बहुत टाइम तक रहे. और ही इज वेरी अंडररेटेड इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक कंपोजर. मतलब सिंगर की तरह तो फेमस हुए थे, बट आई थिंक कंपोजिशन मुझे बहुत प्यारी लगती है. जब वो सोचते हैं ना कि हाँ ये बहुत सारे में सिर्फ उन्होंने एज अ कंपोजिशन के हिसाब से दिया है. मतलब मेरा टेक है ये. बहुत सारे लोग रह गए अंडररेटेड. रीजन इज उतना लाइमलाइट ही नहीं था ना, उतना लाइट ही नहीं था. जितना लाइट था सब एक्टर्स और सिंगर्स लोग ले जाते थे. किसी को कोई अब क्योंकि ये आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर लोगों का भी खुद का सोशल मीडिया हैंडल है, तो वो कर लेते हैं. अब बहुत अच्छा काम मिल गया. लेकिन उस टाइम पे जैसे, अब एक और बहुत अच्छा नाम बोलूंगा, अनु मलिक जी. मतलब he has given a lot of hits. आज समझ में आता है लाइक 2-4 साल पहले, क्योंकि पहले तो मैं छोटा हूँ. देखो मेरे टाइम पे तो शायद अनु मलिक जी के गाने धीरे धीरे करके आना बंद हो गए. लेकिन नाउ दैट आई हियर मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट वर इन 90s, नाम मालूम है कि यार ये उदित नारायण जी ने गाया है, ये कुमार शानू ने गाया है, ये सोनू निगम ने गाया है, बट ये नहीं मालूम है कि बनाया किसने. एंड दैट गाय नीड्स टू बी प्रेज्ड, क्योंकि जिन्होंने गाया है वो 2 घंटा 3 घंटा या 2-4 दिन गा करके चले गए, बट जिसने बनाया है ना वो उस पे पूरा महीना 2 महीना दिया है, या फिर और भी ज्यादा टाइम. लाइक आई हैव हर्ड दिस समवेयर, या फ्रॉम माय फ्रेंड एक्चुअली. तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, वैसे तो फर्स्ट नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऑफिशियली जिससे मिलना शुरू हुआ, तुम ही हो. इतना मालूम है कि अरिजीत ने उसके 100+ टेक्स दिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो इस लाइन के. बट द कंपोजर ऑफ दैट सॉन्ग मिथुन, ही एक्चुअली हेल्ड टू दैट सॉन्ग फॉर 5 years. 5 साल से वो सॉन्ग बना के रखा हुआ है, एंड 5 साल बाद उसको रिलीज कर रहे हैं सही मौके पे. बट स्टिल वही बात है कि बहुत सारा योगदान रहता है, लेकिन लाइमलाइट सबको नहीं मिलती. इट्स नॉट फेयर आउट देयर. बट जिनको मालूम है, जो प्रेस करते हैं, उनको मालूम है कि किसने कितना मेहनत किया है, किसने कितना ट्रू सो जंप किया है. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करके एक टर्म अभी बड़ा फेमस हो रहा है, राइट? कि पहले तो चलो यू हैव टू बी विद सम प्रोडक्शन हाउस या किसी लेबल के अंडर टू बिकम फेमस सिंगर, राइट? सोनी एंड डिफरेंट लेबल्स जो प्रोड्यूस करते हैं. बट अब क्या हो गया, यूट्यूब के चक्कर में या सोशल मीडिया के चक्कर में या शोज थ्रू हसल एंड ऑल, तो एक अपॉर्चुनिटीज आई थिंक लोगों को मिल रही है टू शोकेस द टैलेंट दैट दे फील दे हैव. और वो इतने ज्यादा टाइट डाउन नहीं है किसी प्रोडक्शन हाउस से, मतलब दे हैव अ प्लेटफॉर्म नाउ. तो ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाला सीन आपको क्या लगता है कि मतलब इज इट राइट, इज इट गुड, कि ये अच्छा डायरेक्शन दे रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री को, कि ये हार्म कर रहा है? मतलब व्हाट डू यू फील लाइक, व्हाट्स योर टेक? प्रोज एंड कॉन्स. रीज़न इज पर्सनली मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा वैसे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन स्टिल सुनता बहुत हूँ. आई हैव अ वेरी गुड लिसनिंग, बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ. ऐसा है सिर्फ कि जैसे मोबाइल की स्टोरेज बढ़ी है ना, पहले 4 GB 6 GB आते थे, आजकल 2 टेराबाइट तक का स्पेस आ जाता है. ऐसा हो गया है लाइमलाइट को लेकर के म्यूजिक में. स्पेस बहुत बढ़ गया है, तो आप चीज़ें बहुत रख सकते हो, बट द प्रपोर्शन आर द सेम. जो रेशियो है अच्छे और बुरे का, वो सेम ही है.
तो तब कम कचरे में से कम अच्छा मिलता था। आज बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो शायद काम का नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सिंगर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट दिस रियली मेक्स मी फ्यूरियस कि 2 साल 3 साल गा करके और एक रील अच्छी चल के, और यू आर लाइक प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ लाइक यू आर सम बिग शॉट और बिग शॉट। कुछ भी। या तो ऐसा बहुत देखा है मैंने, बहुत सारा होता है। और इस चक्कर में क्या होता है ना, आप जो अच्छे लोग हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा ओके है, लेकिन पब्लिक डिवाइडेड है बहुत ज्यादा, ओके है ना। आप आज किसी को सुन रहे हो, कल किसी को सुन रहे हो, अच्छा उसमें से एक अच्छा एक बुरा है, लेकिन आपका वक्त जो है वो पूरा अच्छे को नहीं मिल पा रहा है। एक वक्त पे सिर्फ 10 गाने आते थे और लोग उस 10 गानों को लूप पे सुनते थे। आज 100 गाने आ रहे हैं, 100 में से 10 गाने अच्छे हैं, करेक्ट 90 खराब है। क्वालिटी। लेकिन आपका ये था कि यार पहले भी मैं सारे गाने सुनता था, अभी भी मैं मोस्टली गाने सुनूंगा, तो उस चक्कर में क्या है ना, 10 अच्छे वाले भी सुन रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ खराब भी चल रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा सारे। चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। यस बिकॉज मतलब अभी आप एग्जैक्टली या काफी कैची कल्चर हो गया है कि थोड़ी सी वाइब डाल दी, बीट्स डाल दिए गाने में, अगर कोई कुछ हो भी ना तो भी गाना चल जाएगा। बहुत ज्यादा। और ऊपर से एक और चीज हो गई है कि ये एज ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं बहुत सारे सॉन्ग्स। कुछ सॉन्ग्स अंडर 18 वालों को बहुत पसंद आते हैं और 18 के ऊपर अच्छे नहीं लगते। कुछ सॉन्ग 18 से लेकर 30 वालों को पसंद आते हैं, कुछ सॉन्ग्स 30 से प्लस वालों को पसंद आते हैं। तो चक्कर में क्या है ना, अब अच्छी बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसी खराब रेट से बढ़ रही है, लेकिन खराब भी है, लेकिन अच्छा है। हर इंसान के आज अच्छे वाले के भी 1-2 मिलियन आराम से फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो हाँ, अच्छी चीज है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, और इस चक्कर में कभी कभार डिजर्विंग को मौका नहीं मिल पाता है। और साथ ही जो अंदर चल रहा है इन द इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर लोग बैठे होंगे जो इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, बट द सेम थिंग, इतना सारा मटेरियल है सोशल मीडिया पे कि आप एकदम 100% कंफर्म हो ही नहीं पाते हो। तो ट्रू। पहले रास्ता एकदम सेम था, गाना गाना बजाना सीखो, 2-4 साल 5 साल मुंबई जाओ, स्ट्रगल करो, सीधा था, सिंपल नहीं था, बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। हजारों लोग गए और सिर्फ 10 लोग बने हैं, बाकी 990 लोग घर ही आए हैं रिटर्न ही आ वापस। जाते हैं। इंदौर का तो यही है, इंदौर में ये ट्रेड अभी 5-6 साल पहले बहुत चल रहा था, मुंबई रिटर्न। हाँ अच्छा बाप रे। ऐसा सिंगर के पीछे लग जाता था तो इज लाइक वेरी अरे बिग, बाप भाई रे। रिजेक्ट होके आया है तू। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कोई आज नहीं के यार, लिए। कोशिश बहुत तो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मुश्किल तब भी था, पर आज मुश्किल थोड़ा अलग ट्रिकी वे में मुश्किल है। आज आप जितने लोगों के सामने दिखोगे उतना अच्छा है, आज जितना अनफेयर है। अच्छा गाओगे वो सेकेंडरी आ जाता है। थिंग इज, एक बंदे के सॉन्ग पे 1000 लाइक्स हैं, ओके, और व्यूअर्स हैं उसके सिर्फ 10,000, और एक बंदे के सॉन्ग पे 10 मिलियन व्यूअर्स हैं और लाइक्स उसके उस पे सिर्फ 10,000 है। तो कौन सा सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर बेटर है? है। विच वन इज बेटर? मेरे ख्याल से उसका जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और मैं ओके। यहाँ वो 1000 लाइक्स उसकी बात कर रहा हूँ जो उस बंदे को पर्सनली जानते नहीं है। सिंपली ट्रू। वो बंदे के हाँ फ्रेंड हाँ सर्कल मुश्किल से 10-20 लोगों का होगा जो इसने उसको ऑब्वियसली। सिंपैथी में लाइक दिए होंगे। मैं तो ये मानता हूँ हाँ कि मुझे जितने करेक्ट। लाइक्स मिलते हैं उसमें से 50-60 तो सिंपैथी वाले हैं कि भाई बंदे ने, दोस्त ने डाला है तो कर दो लाइक। लेकिन एक एक्चुअल सिंगर को लाइक वही है जो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है और उसको लाइक किया है। तो 10,000 व्यूज पे 1,000 लाइक्स इज ऑलवेज बेटर देन 10 मिलियन व्यूज पे 10,000 लाइक्स। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। आई थिंक म्यूजिक क्या हो गया है ना कि आई थिंक अगर वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है ना, म्यूजिक इज अ वे टू एक्सप्रेस राइट इन दी एंड। तो एग्जैक्टली। जब वो किसी से रिलेट करता है, जब वो किसी को इमोशनली हेल्प करता है कि आपको वो इमोशन फील करवा रहा है बंदा, भले वो सैड सॉन्ग हो, हैपनिंग सॉन्ग हो, या जिस भी जॉनर का सॉन्ग हो, तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल हुए हैं जो मे भी किसी ने कार में 2 लाइन गा दी बिकॉज वो फील कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे सॉन्ग्स भी बड़े वायरल हो गए हैं, मतलब जिसके कोई फॉलोअर्स ही नहीं थे, बेसिकली 0 नहीं फॉलोअर्स। थे, सही बात है। बट वो सॉन्ग इतना चल गया कि बिकॉज वो बंदे ने एकदम फील के साथ में गा दिया एंड इट कनेक्टेड टू मिलियंस ऑफ हार्ट्स, एवरीबॉडी शेयर्ड इट, एंड वो एक कुछ हो जाता है बस, चल जाती डिवाइन है, चीजें ऐसी इंटरवेंशन। होती हैं कि आप सिर्फ एक जरिया बनते हो, उनको आना होता है इस दुनिया में। यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट अ कैथोड और एनोड रॉड। ऐसा मैं मानता हूँ कि आपके थ्रू करंट को फ्लो होना है, वो तो होके रहेगा। यू आर जस्ट अ मीडियम कि अच्छा गाना बनना था, ऐसा बहुत सारा होता है कि एक आर्टिस्ट आया, उसने 2 गाने अच्छे दिए और बाद में फिर 70 गाने निकाल दिए, लेकिन कोई सा भी अच्छा नहीं है। रीजन, नो वन नोज द रीजन। आई थिंक उस जगह पर आपको वो हायर पावर के हाथ में रख देना चाहिए कि ये सॉन्ग को आना था, उसने ये जरिया ढूंढा, उसके थ्रू आया और उसके बाद में उसने छोड़ भी दिया।
करेक्ट मोस्ट ऑफ द करेक्ट आर्टिस्ट आर लाइक दिस। आप देखते हो उसके बाद में फिर मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स का भी है, यूट्यूब के पे क्रिएटर्स हैं, कुछ एक दो वीडियोस बहुत अच्छी चलती हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने शायद उसके पहले 100 वीडियोस पे बहुत मेहनत की, और दो वीडियोस अच्छी चलती हैं, उसका से वो चल जाते हैं, फिर वो वापस कंटेंट आता नहीं है। तो यहाँ ऐसा है कि वो बस कंटेंट पे है कि उसको आना है कि नहीं आना है, यू आर जस्ट मीडियम। लेकिन हाँ मेहनत तो करनी मतलब पड़ेगी। अगर उन्होंने 100 रील्स नहीं बनाई होती, 100 वीडियोस नहीं बनाए होते, तो वो आता ही कैसे? तो अगेन दैट वी इज आर दैट इज ट्रू। काफी इंटरेस्टिंग टेक है ये। मैं अभी थोड़ा सा मैं रॉ सवाल पूछने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि काफी एड्रेस होने चाहिए। तो पहला तो मैं ये बोलूंगा कि क्यों ना अभी रैपर्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है, हाँ ठीक है? तो काफी बहुत सारे एक डिवाइड है म्यूजिक इंडस्ट्री में कि रैप इज नॉट म्यूजिक, रैप इज नॉट सिंगिंग। तो उसको अब मे बी थोड़ा सा स्टेटस मिलने लगा है, बट देयर वाज अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ, मैं मे बी इफ आई डिबेट। कैन से डिबेट, हाँ थोड़ा सा उसके लिए ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। अरे ये तो एक रैपर है, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो डेजिग्नेशन विद रिस्पेक्ट कि हाँ कोई हाँ बंदा, जैसे आप क्लासिकल का कोई अगर सिंगर है, ठीक है, तो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग कि आप क्लासिकल सॉन्ग्स गाते हो, एग्जैक्टली करेक्ट? हाँ। अगर अगर कोई रैपर है या कोई बीट बॉक्सर है, लाइक दीज थिंग्स अब बहुत कॉमन हो गई हैं, बट पहले था कि यार क्या ये मुंह से आवाजें तो निकाल रहा है, बिकॉज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो जैसे अभी अमित त्रिवेदी जी ने इन लोगों को काफी अच्छे से यूज किया था, जो उनका वो एक इंडियन म्यूजिक का ट्रिब्यूट आया था, आई ट्रिब्यूट आया थिंक था, हाँ मिर्ची आई अवार्ड्स में जो हुआ था, आई मेरे थिंक को बड़ा यस यस। प्यारा लगा वो, कि उसने ह्यूमन साउंड्स को बड़ा अच्छे से यूज किया था। तो मैं एक्चुअली ये तुमसे जानना चाहूंगा कि ये क्या लगता है कि ये रैपर्स और ये जो डिबेट चलती रहती है हमेशा कि यार ये तो सिंगर ही नहीं है, ये तो बस मस्ती है, मतलब a lot of people, a lot of big singers say that, I won't take names, but तुम्हें क्या लगता है, मतलब is it true or is it false? इन अ वे इट इज ट्रू। मुझे जहाँ तक हम्म लगता है कि हाँ वो सिंगर्स नहीं है, बिकॉज सिंगर्स आर दोज जो कि 7 या 12 सुरों में गाते हैं, ठीक है? ओके टेक्निकली ओके बात की जाए तो वो सिंगर्स हैं। हम्म उसको अगर आप बहुत प्रेस्टिजियस बात मानते हो, तो वो भी अच्छी बात है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क ऑन इट। आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर उधर हाथ पैर बहुत मार रहे हो, अच्छा गाना मिल जाए, अच्छा गाना हम्म बन जाए। रैपर्स का क्या है, बेसिकली दे आर सॉन्ग राइटर्स, ठीक है? और उससे भी बेटर ये बोले कि कविता होती है ना, लाइक मतलब वर्सेस होती हैं, पोएम्स होती हैं, दे आर वो उस चीज से रिलेटेड है, वो उस चीज से निकला हुआ एक रैपिंग जो है वो उसका डेरिवेटिव है। गलत वो भी नहीं है। अगर यहाँ पर ही अगर कोई अच्छा बड़ा कवि बैठ जाएगा और वो अपनी कविता बोलेगा, तो लोग उस पर बहुत वो करेंगे और मतलब तालियां बजाएंगे और बहुत पैसा वैसा देंगे एंड एवरीथिंग। और यही चीज क्लासिकल में भी है या म्यूजिक में भी है। अगर क्लासिकल सिंगिंग की आपने बात बोली, तो हाँ उसको बहुत प्रेस्टिजियस मानते हैं, लेकिन आज से कुछ 10-15 साल पहले लाइट म्यूजिक को उतना अच्छा नहीं मानते थे। सॉन्ग्स को एक एक वर्ग जो रहता है, एक जो मिडिल क्लास जो है इंडिया की, उनको अच्छा लगता था। लेकिन म्यूजिशियंस के बीच में यही लगता था कि सासा रे रे कर रहा है, सरगम गा रहा है, दैट मीन्स ही इज अ वेरी बिग सिंगर। तो आई थिंक या उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, अलग टाइप की लगती है। और रैपिंग में भी मेहनत लगती है, इसलिए बहुत सारे लोग रैपिंग करते हैं। लेकिन सेम थिंग विद म्यूजिशियन, जो कि सिंगर्स के साथ में, रैपिंग के साथ में। अब बस इतनी सी बात है कि रैप को आए हुए टाइम नहीं हुआ है, और जो नई चीज़ आती है ना मार्केट में, वो चलने से पहले ना बिगड़ती है। वो चलने से पहले उसका ना, जो लोग जिनको उससे या तो डर लग रहा होता है या जिनको वो चीज़ जेन्युइनली पसंद नहीं आती, वो उसको गलत बोलेंगे ऑब्वियसली। और जो चेंज को एक्सेप्ट करेगा, वो मेरे ख्याल से उसको अच्छा भी लग सकता है, अच्छा नहीं भी लगे, बट ही विल स्टिल थिंक यार अब ये ज़माना आ गया है। क्योंकि अब देखिए ना, माय फादर, मेरे पापा का ज़माना जो था, उनको तो आजकल की सिंगिंग भी पसंद नहीं है। उनको क्लासिकल पसंद है या पुराने गाने पसंद है। बट आप और मैं जानते हैं कि आजकल के सॉन्ग्स भी अच्छे हैं। नाउ आई डोंट एक्सप्लेन टू हिम कि आजकल के सॉन्ग्स क्यों अच्छे हैं। आई जस्ट थिंक या आई जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ उनको नहीं अच्छा लग सकता, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है वो। रैपिंग का भी ऐसा ही है, जो लोग सिंगर्स हैं उनको बहुत सारों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बेसिकली अच्छा लगता है रैपिंग, लेकिन तभी जब वर्ड्स अच्छे रिच हों, बहुत एकदम ऐसा आड़ा तिरछा वर्ड है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट दैट्स पर्सनल। हाँ, उसको वो लोग म्यूजिक यूज करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको अभी इससे पहले भी बोला था कि हाँ हाँ म्यूजिक यूज करते हैं ना, वो रैपिंग का एक पार्ट है। वैसा म्यूजिक हम सॉन्ग में यूज नहीं कर सकते, गाने में यूज नहीं कर सकते, करेक्ट करेक्ट है ना? वैसा म्यूजिक या तो आप ईडीएम्स, लव सॉन्ग्स, लवी डवी सॉन्ग्स या क्लासिकल में यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह का म्यूजिक निकल ही इसलिए रहा है क्योंकि रैपिंग है।
तो मेरे हिसाब से रैपर्स को होना चाहिए, मेरे हिसाब से रैपर्स हैं और अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी वजह से हमारा भी काम चल रहा है। नहीं जो मैं प्रोड्यूसर लोग हैं। करेक्ट करेक्ट मैं मतलब मेरे को क्या लगता है पता है क्या, कि अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के साथ में जाए, जो एकदम अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के साथ में जाए इन चीजों की, तो वो ऐसा हो जाता है कि फिर उसमें तो बहुत सारे लोग रूल आउट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी करेक्ट चीजें रूल आउट हो जाएंगी, बहुत सारे पुराने 90s के सॉन्ग्स भी रूल आउट हो जाएंगे, करेक्ट क्योंकि सो वो भी गलत है। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई बंदा एक्सप्रेस कर पा रहा है इन पर्टिकुलर फॉर्म, वो उस चीज में टैलेंटेड। मे बी अगर हनी सिंह को पर्टिकुलरली ही इज नॉट अ क्लासिकल सिंगर, नहीं which है। is not necessarily a bad thing, right? अगर वो ट्राई करता मे बी ही वुड साउंड वेरी बैड, बट ही हैज सर्टन टैलेंट जिसको उसने यूज किया, बीट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे क्या लगता है पता है क्या, कि अगर आप ओपनली किसी को प्रेज नहीं कर सकते तो ओपनली किसी को डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। मतलब इट वाज विद द टैप डांस एज वेल, कि इनिशियली इट वाज नॉट क्लासिक कंसिडर्ड एज अ डांस फॉर्म, बट यू नो इट स्टिल रिक्वायर्स स्किल्स, टैलेंट, यू आर डांसिंग, ऑब्वियसली। राइट? अगर तुम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के साथ में जाओ, या यू आर नॉट यूजिंग योर हैंड्स, तो डांस के लिए वो होल बॉडी यूज नहीं कर रहा, बट ही इज डूइंग टैप डांस विच इज डोमिनेटेड बाय लेग्स। उसमें आपको पर्टिकुलर शूज पहनने पड़ते हैं, उसमें से आवाज आती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं ये बोल यस रहा हूँ, यस। फिर तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट ही निकल जाता है ना ह्यूमन लाइफ से। ये एग्जैक्टली तो यही पॉइंट है कि हाँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, इसलिए लगता है बिकॉज सी, हर बंदा तो सेम नहीं हो सकता। हर बंदे के पास में लता मंगेशकर वाली आवाज नहीं हो सकती, फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी? यू सही अंडरस्टैंड? बात है। तो और अगर रही भी तो वैल्यू फिर भी कुछ नहीं रह जाएगी। अगर लता मंगेशकर वाली आवाज किसके पास है भी, तो लता मंगेशकर के रहते तो कभी वैल्यू नहीं हो पाएगी। करेक्ट। एंड तो आई फील कि देखो, चेंज तो नेसेसरी है लाइफ के अंदर, और जनरेशन्स बदलती रहेंगी। ऐसे अगर हम देखें तो जो कुमार सानू वाले सॉन्ग्स हैं और जो अभी वाले सॉन्ग्स हैं, तो अभी के भी जो अगर हम बॉलीवुड के क्लासिकल सॉन्ग्स देखेंगे, उसमें म्यूजिक ज्यादा है, सिंगिंग कम है। तब पहले के जमाने में सिंगिंग बहुत ज्यादा थी और म्यूजिक बेयरली सपोर्ट करता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमने दे दिया। तो एग्जैक्टली। सिंगर को प्रैक्टिस में रहना पहले के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि ही कुड नॉट गेट अवे विद थिंग्स। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो वो दिखेगा नेशनल इस पे, बट अब पीपल कैन गेट अवे विद इट, सो थोड़ा सा लीनियंसी बढ़ गई है इन दैट यस। काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि अब रैप तो ठीक है, आई दैट्स माय ओपिनियन ऑन रैप, कि अगर एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, मेरा काम है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं मेरी कला से। अगर मैं उनको खुशी दे पा रहा हूं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है ना, कि कुछ लोग इसको अब्यूज कर देते हैं। अब्यूज कर देते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, तो जैसे बहुत सारे रैपर्स या कोई भी है, अगर वो उसमें बहुत ज्यादा गाली डाल दिया, बहुत ज्यादा समथिंग डिफेमिंग बोल देते हैं, किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो वो समवट डाउन द लाइन मुझे लगता है कि फिर वो उस चीज को बिगाड़ देता है। मतलब आई वोंट टेक नेम्स, बट अ लॉट ऑफ फेमस सिंगर्स आर देयर दैट वुड ओपनली यूज दैट, और वो फिर उसी पे कॉन्सर्ट करते हैं। तो वो एक गलत मैसेज आता है जनरेशन को कि सेइंग बैड थिंग्स इज अ वेरी कूल थिंग, क्योंकि रैपर सॉर्ट ऑफ एक कूल वाइब देता है, सिंगर है, इतना बड़ा फेमस है, अगर ये कर रहा है तो इट्स लाइक, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है ना, इट्स वेरी सोशल मीडिया डोमिनेटेड, तो उनको लगता है कि हाँ ये सही है। मतलब मैं ये जनरेशन इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एंटरटेनर, आप सामने वाले को एक वाइब देते हो, आप सामने वाले को सिखाते हो। जैसे आप क्लासिकल को मैं बड़ा उच्च दर्जे पे मानता हूँ, बिकॉज इट कनेक्ट्स यू विद गॉड, राइट? ऑब्वियसली। तो अगर तुम उसके साथ में मस्ती करोगे, आनाकानी करोगे, एंड यू डिफेम इट इन एनी फॉर्म, इट्स डिसरिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद। ट्राइंग टू कनेक्ट टू। यस। ठीक है, अब जैसे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, रैपर्स भी हैं, इफ इट गोज टू फार, आई फील एक सेंस होता है, एक बाउंड्री होती है, उसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट अबाउट कि सही है या गलत है। इट्स आई नो कि क्या होता है कि ऑडियंस को वो चीजें, दो चीज होती हैं, एक होता है पीआर और एक होता है एक्चुअली करना। तो बहुत सारी चीजें पीआर के लिए भी करती हैं कि ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा सा ये लैंग्वेज यूज कर दी, तो मे बी ये ज्यादा चल जाएगा। लोग सुनेंगे। हाँ, बट वो जनरेशन को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ना, तो मेरा ये मत है उसके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सिमिलर ऐसा है कि एग्जैक्टली जो फ्रीडम टू स्पीच वाला जो इशू है, ये एक्चुअली बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा तो है नहीं कि आप जो छोटा है वो बहुत ज़्यादा बुली हो रहा है बड़े से, लेकिन कुछ लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और रैपर्स लोग सबसे ज़्यादा। यस, रैपिंग अच्छी है, लेकिन अगर पर्सनली बात करें तो कुछ रैपर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल को भी का सहारा लेते हैं। गालियाँ, लाइक अब्यूज इज
बहुत बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होनी चाहिए, लाइक बहुत वो आपका फ़ील है, वो एक तरह से ऐसी चीज़ है कि वो आपको अंदर से और कुछ वर्ड्स बचे नहीं हैं, है ना? एंड यू गाइज़ आर लाइक आपको वर्ड्स की ही खानी है, तो गालियाँ ही बची हैं क्या? गालियों के अलावा कुछ नहीं है क्या इस दुनिया में? यू आर लाइक करेक्ट आप वर्ड्स ही तो यूज़ कर रहे हो। मैं स्वर यूज़ कर रहा हूँ और मैं सुर में ही नहीं गाऊँगा तो मैं अच्छा सिंगर कहाँ से हूँ? अगर करेक्ट मैं सिंगर हूँ, मैं स्वर ही यूज़ कर रहा हूँ और मैं बेसुरा गा रहा हूँ, लाइक आई विल टेक अ नेम दैट ढिंचैक पूजा, यस, ओके बट उसका भी बात कुछ और था। शी इज़ लाइक वो एंटरटेनर की तरह उसको लोगों ने मीम बनाया, बट उसको हाँ सिंगर वो मान अलग ही नहीं चीज है, सकते ना आप। नहीं मान तो सकते वो सिंगर नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली। अब नाम नहीं लूँगा, बट मोस्ट ऑफ द रैपर्स जिनका रैप कम रहता है और गालियाँ ज़्यादा रहती हैं, अब्यूज़ ज़्यादा रहता है। करेक्ट तो वर्ड्स खत्म हो गए क्या? वर्ड्स को यूज़ करो ना, इतना तुम्हारे पास में 3 लैंग्वेजेज़ हैं, इंग्लिश है, उर्दू है और हिंदी है, हम्म और हम्म पी टाउन और इन लोगों के लिए मराठी। तो हम्म 4 लैंग्वेजेज़ हैं, अब 4 लैंग्वेजेज़ में लाखों वर्ड्स हो गए हैं। और आप उसके बाद भी अब्यूजेस जो कि 15-20 होती हैं, उनका यूज़ कर रहे हो। तो करेक्ट वो चीज़ उसको फिर अच्छा रैपर नहीं माना जाएगा। फिर चाहे अब्यूज़ आपकी कितनी भी ज़्यादा रिलेट क्यों नहीं हो जाए, कितनी ही ज़्यादा राइम क्यों नहीं हो जाए, गलत तो गलत ही है। हम्म ठीक है? मतलब मारना, खून खराबा देख के मज़ा आता है ना, लाइक वायलेंस देख के मज़ा आता है, बट वो अच्छा थोड़ी हो गया। मज़ा तो आएगा आपको, फैट हम्म खा के अच्छा मज़ा आएगा आपको, केएफसी खा कर के और फ्राइड चिकन खा-खा के मज़ा तो बहुत आएगा, दैट थिंग इज़ वेरी पॉपुलर, बट दैट डज़न्ट मीन दैट इज़ राइट। तो ये करेक्ट रैप भी एक तरह से, बहुत सारे रैप ऐसे हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट गुड इवन इफ इट फील्स गुड। तो ये व्यूअर्स के लिए कि तामसिक इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव वाइब या की तरफ जाता है, काफी लोगों को वर्ड पता नहीं होगा, सो जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन फॉर एवरीवन। एंड आई टोटली एग्री कि ये चीज जो होती है ना, मेरे हिसाब से तो बड़ी गलत है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करो इन अ क्रिएटिव वे। एक लेंथ होती है, एक विथ होती है जिसके अंदर आपको रह के उस चीज को करना चाहिए। वो डिफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में ना बड़ी फाइन लाइन है कि आप कब एग्ज़ैक्टली। डिफेम करना स्टार्ट कर देते हो किसी कला को, किसी बंदे को और किसी चीज को, और जनरेशन पे बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ता है। यस, सो यस, डिसिंग एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें ठीक है, आपका अच्छा है, लेकिन वो अब कल्चर ही बन गया है। पहले के ज़माने में मैंने हनी सिंह के बहुत कम रैप, शायद सुना भी नहीं होगा, पर बहुत कम रैप सुने जिसमें उसने किसी को भी उल्टा-सीधा बोला है। हाँ, ऑब्जेक्टिफाई किया है, बट उल्टा-सीधा नहीं बोला है ना यार। तो एक आध 2 रैप हैं बस थोड़े उल्टे-सीधे, लेकिन इतना नहीं जितना आजकल का हर दूसरा गाना आ रहा है। हाँ, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट मोस्ट कितनी ऑफ चीनी है। करेक्ट चीनी खराब नहीं है, ज़रूरी नहीं भी है। नहीं है चीनी, पर आप चाहो तो 1 चम्मच रोज़ खा भी लोगे, 2 चम्मच खा लो तो चलेगा, लेकिन अगर आप रोज़ 4-4 कोला खत्म कर रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ट्रू ट्रू, नहीं नहीं, ये मैं या भी बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। मेरे को भी कोई ऐसे हनी सिंह के सॉन्ग्स याद नहीं है जो मतलब इक्का दुक्का होंगे, बट मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम्स है तो ही सही। हैज बीन वेरी सटल। मतलब हुँ, कभी किया भी, बट वो प्रोपोर्शन बड़ा कम है ना यार, वो प्रोपोर्शन बड़ा कम है। और आई थिंक दैट मैटर्स ना। इट्स सॉर्ट्स ऑफ इज दैट कि हर सिंगर का एक क्रिएटिव स्पेस होता है, एंड वो उसको अगर कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड कर दे तो दैट फील्स रॉन्ग। तो ऑब्वियसली। आई थिंक, मतलब मैं तो क्लासिफाई करता हूँ भाई खुद को हनी सिंह फैन। आई डोंट माइंड मी टू, इवन शेयरिंग। आई डू दैट। आई यूज्ड टू मतलब सिंग दैट सॉन्ग एंड कोलावेरी डी अ लॉट। हनी सिंह कोलावेरी के डी सॉन्ग तो और वाइब था। कोलावेरी डी का जो मज़ा था वो अलग ही था। तो यस, हाँ, वो कॉलेज वही लाइफ में ज़माना बड़ा था। एंजॉय किया है, कॉलेज लाइफ में या बड़ा एंजॉय किया इन सब चीजों को। या। सो एक और रॉ सवाल जाएगा अभी, बिकॉज मेरे को इस पे बात करनी है, और मैं आई डोंट थिंक कि आपसे बेटर कोई इंसान होगा इस चीज को ओह! डिस्कस करने के लिए। तो मतलब ये मेरे को बड़ा हर्ट किया था। सो लेट्स टॉक अबाउट सिद्धू मूसेवाला। एंड मतलब मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट आई नो मूस टेप जो उसकी एल्बम थी, इट्स द मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम ऑल ओवर इंडिया, एनी लैंग्वेज, एनी प्लेटफॉर्म, अभी भी चल रही है। एंड मतलब आई नो उसके सॉन्ग्स थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, थोड़े नहीं ज्यादा रहे हैं, Obviously. Most बट of the song. most of the songs, and because he was talking about a lot about reality, not about future or past, जो चीजें पंजाब में हो रही हैं या जो कंट्री में हो रही हैं एंड स्टफ लाइक दैट। बट मेरे को बात इस चीज पे करनी है कि मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे को न्यूज मिली कि ही वॉज शॉट Hmm. पब्लिकली, ओपन में, कार के By a lot of अंदर। guys. वो बहुत एंड अच्छा खासा एकदम बिल्कुल वासेपुर कर दिया था, बट या बट मेरा दिल टूट गया यार। मतलब इट्स या नॉट अबाउट दिस थिंग, आई लव्ड हिम एज एन आर्टिस्ट,
एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड हिम एज एन आर्टिस्ट. ठीक है, जो भी है वो बंदा खुद से खड़ा हुआ था. ही केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. जो जैसे भी वो गा रहा था, जो भी, इट कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. एंड मेरे को हर्ट इस चीज. तुम अपने ओपिनियन रख सकते हो किसी सिंगर पे, अच्छा बुरा, इट्स योर टेस्ट, वो तुम्हारी चॉइस है. किसी को अरिजीत पसंद आएगा, किसी को आतिफ असलम पसंद आएगा, किसी को सोनू निगम पसंद आएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों में से कोई बेकार है या कोई सही है. मेरा टेस्ट अलग है. लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम हुई कि यार ऐसे कैसे किसी आर्टिस्ट को ओपनली इंडिया के अंदर शॉट किया जा रहा है. मतलब और ऐसा भी नहीं AK-47 से छलनी कर दिया. इट वाज सो पैथेटिक. मतलब इतना बुरा लगा मुझे. फॉर यू एक्चुअली क्योंकि उधर हो जाता है ये सब चीजें. दैट पंजाब इज आल्सो इन इंडिया. दैट पंजाब इज आल्सो इन इंडिया. डिग्रेड किया है. यस. एंड मेरे को स्टिल आई फील लाइक कि उस पे कोई इतना बड़ा अप्रोर नहीं हुआ. मतलब आई फील कि certain artists came to like Gippy Grewal and some of them came and said कि नहीं, this is very bad that is something happened. But as an artist, as in music industry को थोड़ा और I think so उस पे ये करना चाहिए था कि ऐसे कैसे किसी भी आर्टिस्ट को, like it's a very big question mark कि अगर कल को कोई आर्टिस्ट कुछ गा देता है and he says something which is very real, तो क्या उसको उड़ा दिया जाएगा? मतलब I feel कि that guy had a lot of potential. वो भी शायद सीखता और मैच्योर होता है. हर एक की एक एज होती है, राइट. ही वाज नॉट समथिंग 40. एक वक्त के बाद शायद उस तरह से अपना ओपिनियन रखता भी नहीं है, और सिर्फ वही रखता जहां पर जरूरत है, बट एक सोशली नहीं रखता. बट या सोल रीजन उसको खत्म करने का, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट. एंड एटलीस्ट इन इंडिया यहाँ पर सबसे कम होता है इस तरह का गैंग शिट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यहाँ नहीं होता इस तरह का. बट वेल, मैंने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने हैं, बट ऐसा कि कार में बैठे हैं, दोस्तों ने लगा दिए हैं एंड आई एम लाइक ड्राइविंग, तो हाँ थोड़ा बहुत सुना है. बट आई कुडंट रियली कनेक्ट. हाँ, बीट्स, अगेन आई एम अ म्यूजिकल गाय, तो बीट्स और वर्ड्स कनेक्ट होते थे. यस, मैंने उनके 2-3 ट्रैक्स ऐसे भी सुने हैं जो बैन हो चुके थे यूट्यूब से एंड ऑल. आई थिंक आर्टिस्ट को तो नहीं करना चाहिए था ऐसा. अगर कोई और बंदा होता है, इफ समवन लाइक क्रिएटर अगर कोई होता, तो फिर एक बार के लिए आप उस पर लीगल एक्शंस लेकर के या इस तरह का कुछ होता. लेकिन एक आर्टिस्ट जो कि जिसका मेन काम सिंगिंग है और बीट्स बनाना, म्यूजिक बनाना है, उसको आप थोड़ा सा गलत तरीके से कर रहे हो. एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ पॉइंट. एक्चुअली इसका पॉइंट बना गया था. दैट वाजंट जस्ट एक उसको खत्म करना. दैट वाजंट द पर्पस. ये भी था कि दहशत फैलाना, तो वो पर्पस गलत था. तो ऐसे तो मतलब कोई भी अगर कोई सही चीज भी बोलता है, राइट, तो अगर उसको पकड़ के आप मार दो, जेल में डाल दो, तो फिर आई थिंक इट्स वेरी अनसेफ जो एक पोर्ट्रे होता है. मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से हुई, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज समबडी. मतलब आई कैन नॉट टेल कि आई एम लाइक आर्टिस्ट लाइक यू, बट मैं भी गायक हूँ, मैं लिखता हूँ, आई एम अ क्रिएटर, सो आई हैव बीन इन माय आर्टिस्टिक स्पेस, राइट. कल को अगर मैं कुछ वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सी लीगल एक्शंस होना, जैसे अभी भी विवाद तो चल रहे हैं, राइट, ऑन यूट्यूब, संदीप वर्सेस विवेक बिंद्रा एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच इज फाइन. एवरीबडी हैज देयर इज अ प्रोसेस टू इट, राइट. इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एंड स्टफ लाइक दिस आर देयर, राइट, कि तुम उस पर लीगल एक्शन ले सको चीजों पे. मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से कि इतना स्टैंड नहीं लिया गया उस क्राइम के बाद में. इट वाज वन ऑफ द लाइक, जैसे अगर तुम देखोगे तो राजीव गांधी का जब सीन हुआ था इन पास्ट, पूरी कंट्री कैसे कांप उठी थी कि अरे यार ये कैसे हो गया, बॉम्बिंग हो गई. सुसाइड बॉम्बिंग का फर्स्ट केस था जो इतना बड़ा लेवल पे गया. रीजन बहुत सिंपल है. फैन फॉलोइंग थी बहुत अच्छी, बट इंडिया के रेशियो के हिसाब से नहीं थी ना. who used to follow him? Just a bunch of people जो कि 18 से 25, 26, 28 साल तक के थे, उन लोगों ने फॉलो किया. और जो रीजनली उसको जानते थे, रीजनल गाइज जो कि उसके एरिया के थे, जो कि पंजाबी बोलते थे, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली इस टाइप के, बट नॉट द होल इंडिया. नाउ राजीव गांधी वाज लाइक प्राइम मिनिस्टर. नहीं, मैं एप्पल्स को ऑरेंजेस से, कंट्री इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय पीपल हु आर लाइक अबव 40. जो 40 प्लस हो गए हैं, वो उन लोगों के हाथ में है ये सारी चीजें, लीगल एक्शंस एंड ऑल. जहां पर भी आप देखोगे उनको मालूम भी नहीं. लाइक माय फादर डिडंट रियली न्यू हु वाज सिद्धू मूसेवाला ऑब्वियसली, वो शॉट. बट राजीव गांधी तो सबको मालूम है आज. सलमान खान, शाहरुख खान, हर एक को मालूम है. तो दैट्स द प्रॉब्लम. शायद इस वजह से भी लोगों को बचाने को मिल गया ऐसा. अग्रीड. तो मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन ये था कि ऑब्वियसली राजीव गांधी एंड सिद्धू मूसेवाला आर डिफरेंट स्किल्स, ऑब्वियसली बात है. मेरा ये था कि उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया गया इन अपोजिशन की यार, चाहे चलो आर्टिस्ट गया साइड में, एनी ह्यूमन बीइंग शॉट इन डे लाइट विद AK-47, like that death was not justified for any human being, चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो.
लाइक एक अगर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है सिक्योरिटी पे, चीजों पे, चाहे कोई भी हो, आप आर्म्स बंदा स्मगल कर पा रहा है, इतनी बड़ी गन जो ओपनली नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, वो हो रहा है। और मेरे को प्रॉब्लम थोड़ा इसलिए हुआ, I didn't see any big stand by any of the persons from music industry or any artist की यार लेना चाहिए था, बिकॉज अगर वो लेते ना तो मे बी उनकी आगे की जनरेशन सेफ होती। लाइक इफ दे, आई फील लाइक दैट कि दैट लैग जो मुझे फील हुआ, चाहे वो चलो सिद्धू के बदले कोई और भी हो, कल को फॉर एग्जाम्पल ये गॉड फॉरबिड किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ में हो जाए, तो आई थिंक उतना बड़ा वो स्टैंड अप्रोर आएगा। बट जस्ट बिकॉज कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो मे बी जो कि उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा था, बट ही वॉज ग्रोइंग, हाँ। तो उसको आप फॉरगिव कर रहे हो, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन फॉरगिव लाइटली, बिकॉज अगर वो किसी और बड़े के साथ में हो जाए एंड देन यू नो चीजें बिगड़ जाए, इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज, राइट? तो ये मेरे को लगा पर्सनली। लोग तब एक्शन लेते हैं जब वो कितना उस पे मतलब डिपेंड करता है कि कितना पर्सनल है वो मैटर आपके लिए। लाइक लॉट ऑफ डेथ्स इन इंडिया, जैसे इंदिरा गांधी जी की डेथ थी, और मोस्टली पॉलिटिशियंस लोगों की होती है या फिर और भी दूसरे लोगों की, वो कितना पर्सनली हर्ट करती है किसी को, या फिर कितना उसकी वजह से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस हुए हैं एंड बहुत सारी चीजें हुई, सुशांत वाला मैटर आप अब देख लीजिए, वो भी कुछ करेक्ट। सिमिलर ही है इसी से, है ना? लेकिन उसका क्या हुआ कि वो अप्रोर था ना। उन लोगों के बीच में हुआ, उन लोगों के बीच में हुआ जो मतलब बॉलीवुड को चला रहे हैं, और बहुत सारे लोगों पे फ्लेम्स आती, बहुत सारे लोगों पे दिक्कत आती, बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट भी हुए। दैट गाय वाज एक्चुअली वेरी नाइस, तो पर्सनली भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, तो इस वजह से उसका अप्रोर काफी अच्छा था। मतलब खराब चीज थी वो, लेकिन उसका काफी मुद्दा बना। सिद्धू मूसेवाला का मुद्दा इतना नहीं बन पाया बिकॉज ही कुड कनेक्ट टू द जनरेशन, बट उसके होने या ना होने से, आई एम सॉरी टू से दिस, उसके होने ना होने से लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था जो लोग इस तरह की चीज को आगे बढ़ा सकते थे। बिकॉज अगेन आज भी लोग रैपर्स को सिंगर नहीं मानते तो मतलब आई इस फील वजह से वो प्रॉब्लम होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दैट इज अ सैड थिंग, दैट इज व्हाट आई फील। मतलब तुम वेरी बैड एंड सैड, बट रियलिटी, हार्श रियलिटी अभी करेक्ट के तो लिए। हाँ, अगर यही चीज सिद्धू करेक्ट। मूसेवाला के साथ या ऐसे ही किसी बंदे के साथ आज से 10 साल 20 साल, जबकि हिप हॉप काफी बड़ा कल्चर बन जाएगा, तब अगर होती तो शायद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे मैं 30-40 का होता और मैं भी उस कल्चर का ही होता, तो मैं क्या बोलता, मेरे आगे की जनरेशन को तो फर्क पड़ रहा है, बट इट इज इवन अफेक्टिंग मी। और इसी तरह से जब लाखों लोगों का इफेक्ट पड़ता, वो जो कि ऐसी जनरेशन है जो कि इस पे स्टैंड ले सकती है। 18-20 साल 22 साल के लड़के की बात को कोई नहीं मानता, बट 35 साल के आदमी जो कि काम कर चुका है, फैमिली है, अगर वैसे लोग सड़कों पे आएंगे तो उनकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। प्रॉब्लम यही रहा कि गलत वक्त पे गलत चीज हो गई। करेक्ट। मतलब मेरा 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 मेन मुद्दा ये था कि किसी भी ह्यूमन के साथ में, रेदर इट बी नहीं होना आर्टिस्ट, चाहिए। अब वो तो ऐसा है कि नहीं होना चाहिए। होता ही है, हो ही रहा है, नेताओं के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ आज भी होता है, हमारे जवानों के साथ हो जाता है, बट सबको उतना लाइट नहीं मिलता है जितना कि इस सितारे ने ये मूवी करी, उसने इतना करोड़ों कमाया है और इतना किया है और ऐसा किया है। ये सब गॉसिप्स पे ध्यान नहीं दें और अगर रियल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें तो ज्यादा बेटर है। कुछ एक कम्युनिटी और इस सब के चक्कर में भी शायद कुछ इशू था, मुझे पूरी तरह से 100% बिल्कुल नहीं मालूम है। दैट्स व्हाई मैं ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे ही नहीं मालूम है। हाँ, नहीं, दैट्स जितना फाइन। जितना आई अंडरस्टैंड, जितना आई नो, उसके हिसाब से तो गलत ही है। लाइक ट्रू। अगर बहुत बड़ा क्राइम भी है तो बहुत बड़े क्राइम की भी सजा ये नहीं होती है। और क्राइम अगर नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट आप उनकी बातों से रिलेट नहीं कर रहे हो या आपको बातें ऑफेंड कर रही है, जस्ट बिकॉज दैट आप किल कर रहे हो किसी को, तो वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। नहीं, दैट इज ट्रू। है फिर ना? उनके फादर को डेथ थ्रेट्स मिले, बहुत सारी मतलब हाँ, जितना इम्पैक्ट एक लोकल सिंगर की तरह सिद्धू मूसेवाला लाया, आई डोंट थिंक कि इस एज ग्रुप में या इतने 10-20 साल में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज दिस वाज टॉक्ड अपॉन, जैसे रेस्ट इन पावर हो गया, उसकी एल्बम बीइंग द मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम इन एनी कैटेगरी बाय एनी आर्टिस्ट, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। एंड दिस इज नॉट टॉकिंग ऑब्वियसली अबाउट कि देयर डेथ वाज अ के बाद। लॉट ऑफ आर्ट लेफ्ट इन हिम। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, डेफिनेटली ऐसा लग रहा था डेफिनेटली कि ही वाज ऑन हियर टॉप पे थे वो। top पे थे, and Yep. I think he had a lot of potential which scared a lot of people, and वो चीज थी उस चीज के अंदर। बट लेट्स मूव ऑन, कुछ किया तो नहीं जा Yeah. सकता अभी, बट इट हिट मी वेरी रियली बैड कि दिस
thing happened, and I think a lot of हम्म, लोगों को इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. Even my mom was like taken aback कि ऐसे कैसे किसी भी आर्टिस्ट के साथ में भरी दोपहर में हो रहा है ये, yes, which yes, is yes. very sad. So let's shift the conversation to your childhood. थोड़ा सा Oh, तरोताजा हो जाते हैं. yeah, एंड sure. तो मुझे ये जानना होगा कि जैसे आप रियलिटी शो का एक पार्ट रह चुके हो, राइट? यू आर पार्ट ऑफ लिटिल Yeah, yeah. चैम्प्स व्हेन यू वर 8 year old. सो कैन यू Yep. डिस्क्राइब कि कैसे, मतलब सिलेक्शन कैसे आइडिया आया, एंड देन हाउ वाज योर जर्नी? क्योंकि अभी क्या होता है ना कि रियलिटी शोज के रिलेटेड भी बड़ी डिबेट चलती है कि पहले थोड़े से जेन्युइन थे, अभी बड़े फेक हो गए हैं, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. अ लॉट ऑफ बिग सिंगर्स हैव कम ऑन स्टेज एंड टोल्ड कि नहीं यार, ये जो ऑडिशन दिखाते हैं तो हम 10 बार सुनते हैं, फिर एक जो बेस्ट टेक होता है फिर वो लिया जाता है. सो सिंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो आई थिंक यू कैन आंसर द बेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त पे भी था, बट अगेन इतने लेवल पे नहीं था. लाइक अगर उस वक्त पे ऑटो ट्यून या इस टाइप की कोई चीज़ें हुआ होती तो मेरे ख्याल से इस तरह के शोज वो नहीं हो पाते, क्या बोलते हैं आपको, हिट नहीं हो पाते. पॉपुलर नहीं हो पाते हैं. एग्जैक्टली, पॉपुलर नहीं हो पाते. आजकल ऐसा है कि हाँ ठीक है, इंडियन आइडल पॉपुलर है, बट बहुत कम लोगों के बीच में पॉपुलर है. अब उतना क्रेज नहीं बचा है. जैसे मूवीज का क्रेज भी खत्म हो गया, ओटीटीज पे आ गया है सब, क्योंकि तब रियलिटी थी, रियलिटी शोज थे क्योंकि उनमें रियलिटी थी. लाइक आई 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 एक्सचेंज करूंगा एक मोमेंट. मेरे साथ में एक शायद अभिज्ञान या फिर एक और कोई कंटेस्टेंट था, ही वाज माय एज. तो गाते गाते गलती हो गई, ठीक है. Okay. उसको 2 बार पहले गा चुके रहते हैं, बट विदाउट एनी जज, विदाउट एनी ऑडियंस, सिर्फ टेक्निकल टेक्स जैसे प्रैक्टिस होती है ऐसे ही. घर पे हम 6 दिन प्रैक्टिस करते थे, 5 दिन. 7th डे सैटरडे को हमारा टेक्निकल होता था मेन स्टेज पे. वहां पर पूरा का पूरा शो एक बार बजाया जाता था, कंडक्ट किया जाता था. सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस और कैमरा और जजेस नहीं होते थे. कैमरा भी होते थे ताकि मालूम पड़ सके क्या शॉट अच्छा है. करेक्ट. अब सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसने कोई सा सॉन्ग, आई डोंट रियली रिमेम्बर, 14 साल पुरानी बात है, बट गलत किया था, गलती कर दी थी. स्टॉप हुआ, फिर से गाना शुरू किया उसने स्टार्टिंग से. ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया. हमको लगा कि उसका वो वाला टेक दिखाया जाएगा जो कि उसने अच्छा गाया. अच्छा. ये तब है जब एक्चुअल में रिकॉर्डिंग चल रही है, सब जजेस अलका याग्निक, अभिजीत दा एंड गेस्ट जज ये सब बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं सामने. तब गलती हुई, वापस से गाया, वापस टेक लिया, ओरिजिनल सब कुछ वहीं के वहीं गाया, कोई सा भी प्री रिकॉर्डेड नहीं. 15 दिन बाद जब वो शो आया तो उसमें उसका वो टेक दिखाया गया जिसमें उसने गलती की. एंड उसके बाद में ऑल दो सिनेमैटिक शॉट्स, धूम धाम ढे, ये समझ गया. दिस इज रियलिटी. गाने दिया उसको पूरा गाना, लेकिन गलत गाया वो भी दिखाया. तो दैट हिट मी एट दैट टाइम. एक्चुअली उस वक्त पे भी मुझे लगा कि यार यहाँ पर तो रियलिटी है, और इसी तरह से जो अच्छा गाता था उसी को वहां पे मौका मिलता था. हाँ, थोड़ा बहुत तब भी था कंस्पिरेसीज की किस तरह से शो को चटकीला बनाना है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज देयर टू लिसन टू. बच्चों को सुनने नहीं है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये देखने के लिए आया कि शरारतें कैसे करते हैं. अगर मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने लोगों ने, तो हमारे स्पॉटलाइट्स और हमारी वहाँ जितना गाते थे उतना ही बातें भी होती थी, उतना ही मस्ती भी होती थी. करेक्ट. कुछ जैसे लाइक आई वाज मैरिड टू प्रियंका चोपड़ा, लिटरली. या एग्जैक्टली, यू कैन स्टिल सी इट ऑन यूट्यूब, उनके ऑफिशियल साइट पे, चैनल पे. मतलब मुझे 15 मिनट पहले बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रपोज प्रियंका चोपड़ा. शी इज लाइक डबल माई हाइट, इतनी लंबी है वो, बहुत लंबी, और उसको प्रपोज करना है. मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल नॉट डू इट. बट सिंस आई वाज हम्बल्ड वेरी क्विकली, दे टोल्ड माय मॉम एंड माय मॉम सेड करना ही पड़ेगा बेटा. तो दे गेव मी अ रोज. मैं गाने वाला था मुझसे शादी करोगी, उससे पहले यू कैन सी द नेचुरल, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट पहले ही बताया. आई थिंक उनको आइडिया ही 1 घंटा पहले आया होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, दिस विल मेक द होल शो गो अप बहुत ऊपर. और सही में उस टाइम पे रेटिंग्स आउट ऑफ चार्ट्स थी. तो इवन आई सेड प्रियंका दीदी मुझसे शादी करोगी. आई गेट एम्बैरेस्ड राइट नाउ, ये कितना गंदा लगेगा सुनने में. एंड शी सेड यस, आई डोंट नो व्हाई. तो एवरीथिंग, लेकिन जो भी था सब नेचुरल था, एवरीथिंग वाज नेचुरल. और एंटरटेन करने के पर्पज से बनाते थे उस टाइम पे शोज, इसलिए नहीं कि कोई एजेंडा, किसी सिंगर को किसी चीज को मोटिवेट करना है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है, इसलिए नहीं था. सो आई थिंक दैट्स द इशू विद टुडे.
आजकल मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड। वो मुझे भी समझ में आता है, लिप सिंक नहीं बैठती हैं, कभी कभी कोई सा शॉट नहीं बैठ रहा है, कहीं पे रिदम का साउंड आ रहा है, रिदम नहीं बजा रहा रिदमिस्ट, या कहीं पर तबले का साउंड आ रहा है, तबला नहीं बज रहा है। ये बहुत बार होता है क्योंकि तबला आपको अलग से समझ में आता है, पियानोस कीबोर्ड पीछे बज रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन Correct. तबला बीट्स अलग से समझ में आ जाती हैं। हम्म, यहाँ बज रहा है और उधर कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि दिस इज प्री रिकॉर्डेड। प्लस अगर आपने कभी सुना होगा किसी एक्चुअल सिंगर को या किसी एक्चुअल म्यूजिक डायरेक्टर को काम करते हुए, नेचुरल वॉइस जो होती है वो काफी अलग होती है, और आप जब उस चीज को प्रेजेंट करते हैं मूवीज में, जब एक्चुअल सॉन्ग बन के आता है तो उसमें साउंड बहुत अलग हो जाता है। दैट्स कॉल्ड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। Correct. तो वो चीज होती है, लाइव परफॉर्मेंस में भी होती है, लेकिन जो प्री रिकॉर्डेड होता है ना, उसमें बहुत अलग सुनाई देता है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप मूवी में ऐसे ही सॉन्ग सुन रहे हो। अगर वैसा लग रहा है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, दैट मीन्स इट्स अ लाई। तो आजकल ये हो रहा है, प्लस ऑटो ट्यून वाला इशू तो है ही, बट द थिंग इज इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर नॉट दैट बैड। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जब वापस से एक दो बार ऑडिशंस में गया हूँ, अभी 2-4 साल पहले गया था, सो आई वाज इन मुंबई, जी टीवी का सारेगामा ऑडिशंस, क्योंकि अब मैं 18 प्लस था तो बड़ों के ऑडिशंस में गया था। माई थ्रॉट वॉज नॉट दैट ग्रेट, आई वॉज सिलेक्टेड येट, क्योंकि मैं फिर भी अच्छा गा रहा था, बट वहां जाकर के सूट नहीं हुआ। मुंबई का क्लाइमेट आपसे अच्छा किसको मालूम होगा, तो सूट नहीं हुआ, गला खराब हो गया। दे गेव मी 10 days टू प्रैक्टिस, यस, तब भी नहीं हुआ। आई केम बैक ऑन माई ओन कि मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से मेरा कमबैक होगा, भले कितना ही छोटा आर्टिस्ट हो, लेकिन एक कमबैक तो कमबैक है, तो कमबैक होगा मेरा ये, और उसी में मैंने अगर बिगाड़ दिया तो उसका कोई प्रॉब्लम, मतलब उसका कोई एक पछतावा हमेशा रह जाएगा, तो इससे अच्छा शो अप नहीं करना। बट उन 10 दिनों में मैंने काफी सारे सिंगर्स को सुना जो कि काफी अच्छे थे, काफी अच्छे। आई वॉज होपिंग कि अच्छा ये दिख सकता है, दिस गाय विल बी सिलेक्टेड, ये भी हो सकता है। बिलीव मी, 5 बंदों से मेरी बात होती थी जो बहुत अच्छा गाते थे, पांचों के पांचों नहीं हुए सिलेक्ट। आई विल नॉट अरे टेक बाप नेम्स रे। अगेन। आज अच्छा गा रहे हैं उनमें से 2-3 बंदे, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट स्टिल नो वन वाज सिलेक्टेड। एंड जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला, यार तुझे तो मालूम है भाई यहाँ का सीन कैसा है, आपको पूरा का पूरा ओवरऑल जज करते हैं वो लोग, सिर्फ सिंगिंग से जज नहीं करते। तो Correct. ये दैट हैपेंस। तो जी टीवी में फिर भी कम होता है, या आई डोंट नो किस में होता है, बिकॉज उसके बाद से मैं किसी में भी नहीं गया, बट या होता है ऐसा। एंड मैंने नाम लिया है, सो दैट मीन्स आई एक्चुअली आई हैव सीन दिस थिंग हैपन। इसमें कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, तो नहीं, आई डिजर्विंग को एग्री। मिलना चाहिए, आई होप। नहीं, आई एग्री। मेरे को क्या लगता है पता है क्या, जितना तुमने डिस्क्राइब किया है, आई विल ब्रेक इट डाउन इज कि पहले जो पीआर का कंपोनेंट होता था, जो एक मार्केटिंग की एपिसोड की टीआरपी कैसे ऊपर जाएगी, उसका कंपोनेंट होता था, उसका रेशियो बैलेंस था। मतलब वो रियलिटी को डोमिनेट नहीं कर रहा था, ओवर पावर नहीं कर रहा था कि हाँ हमने पूरा सारी बदल दिया उसका। अब आई थिंक सो वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नाउ दैट इज द मेन क्राइटेरिया कि ये पीआर में बैठ रहा है कि नहीं बंदा, एंड देन यू कम डाउन टू कि हाँ ठीक है गा भी लेता है अच्छा। मतलब दैट हैज टेकन अ बैक सीट। मतलब जितना मैं यस तुम्हारी यस जर्नी से एक्सपीरियंस से जान पा रहा हूँ, इज लाइक कि प्रीवियसली इट वाज इन अ बैलेंस रेशियो, तो लग रहा था कि हाँ रियलिटी है, एंड नाउ इट हैज यस। कि वो रेशियो फ्लिप हो गया, सो दैट इवन अ वेरी ग्रेट सिंगर इफ इज नॉट गुड फॉर पीआर is still not selected, but एक स्टिल average सा नॉट singer with a सिलेक्टेड, very good PR is selected. मतलब that's what I'm getting from your. ऑब्वियसली। और ये काफी टाइम से चल रहा है, ये काफी टाइम से चल रहा है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं 8 years का था, बिकॉज मेरा पीआर ऐसा कि यंगेस्ट कंटेस्टेंट जो कि इतना ऊपर तक आया है, और मैं अच्छा गाता था, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड ना, सुर ऊपर Obviously. नीचे लगते ही हैं। आप मेरे जो परफॉर्मेंसेज हैं आप वो देखोगे, दे आर लाइक उनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वैसे के वैसे ही हैं। इवन आई लिसन टू देम एंड नाउ आई थिंक यार बहुत सीखने की जरूरत थी। 8 साल के हिसाब से अच्छा गा रहा था, बट मेरा पीआर काफी अच्छा था, बिकॉज बहुत छोटा, बहुत मस्तीखोर, बहुत बातूनी, उल्टा सीधा बोल देना, कुछ भी बोल देना, दैट वाज मी। सो इस वजह से प्लस किसी भी चीज में मान जाना। I never liked cricket, but I still played cricket for the camera, for the sake of camera. So उस वजह से it was all good। और जब तक हो सका तब तक हुआ, उसके बाद में फिर वो तो खैर होता है ना, फर्स्ट तो नहीं बना देंगे बहुत अच्छा, मतलब Correct, correct, पीआर correct. अच्छा भी होगा तो भी फर्स्ट तो बना नहीं देंगे, तो यस, डिजर्विंग और व्हाट ही डिजर्व्ड, बट उस वो वक्त काफी अच्छा था फिर भी, प्राइम टाइम। Prime time. आजकल उतना नहीं होता है, आजकल So खैर ये अब कौन देखता है, आई डोंट थिंक सो।
सो ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब जैसे आई नो कि फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिकल था, तो ऑडिशंस हो गए, ऑडिशन से हम्म सिलेक्ट हो गए, तो ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कैसे ये जर्नी हुई? मतलब आई वांट टू लर्न हम्म कि ऑडिशन में आपको आइडिया कैसे आया कि हाँ कहीं पे पैम्पलेट देखा, कहीं पे कुछ एड देखी, कैसे, मतलब हाउ डिड यू रीच द ऑडिशन स्टेज? उस देखो उस वक्त पे जैसे कि इसका एक क्रेज बहुत था, म्यूजिशियंस तो थे ही। पापा ने पूरा मेहनत किया, दैट आई अंडरस्टैंड, माय गुरु। एंड उन्होंने मुझे पहला ऑडिशन मैंने दिया था व्हेन आई वाज 6 years old। ओके। बट द सेम जज मुकेश परमार जी, वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, जो कि बहुत अच्छे गाइड भी हैं, उन्होंने मुझे जी टीवी में जब तक था तब तक बहुत गाइड किया। तो वो ऑडिशंस लेने आते थे, कोई भलता पीआर टीम वाला नहीं आता था उस टाइम पे, जो जिसको सिंगिंग की बहुत समझ है वही आता था। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, ही सेड कि देखो ऐसा है, अच्छा बहुत अच्छा है, गाता भी अच्छा है, बट द थिंग इज ही इज वेरी लिटिल, तो इसको अभी नहीं सिलेक्ट करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम वी विल पर्सनली कॉल यू एंड लेंगे। उस टाइम मैं ऐसा गया था कि बस पापा के एक दो स्टूडेंट्स थे, छोटे बच्चे, पापा ने बोला कि चल तू भी चल। तो हमने इसको भी दो चार साथ दिन में पहले ले लेते प्रैक्टिस हैं। किया। यस, इसको भी साथ में हाँ, ले लेते इसको हैं। इसको भी साथ में ले लेते हैं, यस एग्जैक्टली। अच्छा। तो गा के आया, अच्छा हुआ। देन ये सब मुझे याद थोड़ा बहुत ही है, बट हाँ पापा ने ऑब्वियसली बताया यू आर कि ऐसा लिटिल। ऐसा हुआ। 2 साल बाद में फिर वापस, क्योंकि 2-2 साल के गैप पे होता था उस टाइम पे ऐसा ऑडिशंस, क्या ऐसे शोज। एक टाइम पे जी टीवी का होता था, एक टाइम पे सोनी सब या इन सब चीज़ों का, कलर्स वलर्स तो थे भी नहीं शायद उस टाइम, बट इन सब चीज़ों के होते थे शोज, रियलिटी। तो ही उन्होंने बोला कि हम पर्सनली कॉल करेंगे। देन दे पर्सनली कॉल्ड अगेन, फिर से मेरा ऑडिशन हुआ। ऐसा नहीं है कि पर्सनली कॉल करके सीधा मुंबई बुला लिया, ऐसा बहुत होता है आजकल, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर से मैंने 3 राउंड्स दिए, फिर सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहीं पे था मैं, एंड अगेन आई सिलेक्टेड। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुंबई के ओके, राउंड्स, उसके गॉट बाद इट। में फिर अब होता गया। लेकिन पता ऐसे चला कि टीवी पे ही आते थे एड्स, और ज़्यादा काम होता नहीं था उस वक्त पे इतना। तो फादर वाज लाइक 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे और चलो तुम। सही है, चलो मुंबई के दर्शन करा लाते हैं तुम्हें। हाँ, फिर उसके बाद तो अलग ही चल गया फिर। करेक्ट। तो पूरी जर्नी हुई एंड यू केम इन टॉप 4 इन Yes, लिटिल चैम्प्स। इट वाज 2008, राइट? 2008, no, टू द 2009, 2009। I'm born 2001, तो ओके, 2009 का है। 2009 का था। तो उसके बाद में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हुआ, राइट, इफ आई एम करेक्ट? यस, हाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं कि लाइक एग्जैक्टली वो कैसे आइडिया कहाँ हुआ। से है। हाँ, इसमें मजा आएगा। आइडिया ऐसा था कि एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं था, या हमारे घर में किसी को मालूम नहीं था, और किसी ने ऐसा कुछ सजेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि लिटरली म्यूजिक के रिकॉर्ड्स होते नहीं है वैसे इतने, उस वक्त पे तो और भी नहीं होते थे। तो मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक्चुअली 12 साल की उम्र में नोटेशन और लिरिक्स को टर्न करने का है म्यूजिक में। ओके। जैसे कुछ भी गाना गाएंगे उसका नोटेशन मैं बता देता था, बट 12 में इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हमें ये अकल आई कि हमको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बट एक्चुअली आई हैव डन दिस ऑन स्क्रीन एज वेल। जी टीवी के अंदर मैंने ये कम से कम नहीं करके 5 से 6 बार, जो नया जज आता था, ही यूज्ड टू, सुखविंदर जी, आशा भोसले जी, एंड इवन जो सिंपल नॉर्मल जज जो थे हमारे, अभिजीत दा, अलका याग्निक, इन्होंने मेरा सबसे पहला अभिजीत दा ने ऑडिशन लिया था मेरा, और उन्होंने उसमें मुझसे कोई गाना पूछा था, स्टिल अवेलेबल, जो भी म्यूजिकल जज आता था नया। ओके। सितारे भी आते थे, लाइक एक्टर्स भी आए, गोविंदा भी आए, अजय देवगन एंड ऑल, प्रियंका चोपड़ा, करेक्ट। बट इन्होंने नहीं पूछा बिकॉज दैट वाज नॉट देयर फील्ड। बट जिन्होंने पूछा उसको बताया, तो उसका वहां पर इनिशिएशन हो गया था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड को बनाया, मैंने 2012 में उसको ऑफिशियल किया। तब जब मेरा एक और रिकॉर्ड बनने वाला था, आई एक्चुअली सेंग 4 to 5 एल्बम्स, आई एक्चुअली सेंग इन 4 to 5 एल्बम्स ऑफ स्वामीनारायण मंदिर राजकोट, श्री ओके। स्वामीनारायण मंदिर राजकोट। ओके। दैट्स नॉट BAPS, बाप्स वाले नहीं, दूसरे वाले नॉर्मल श्री स्वामीनारायण मंदिर राजकोट। उनके लिए मैंने गुजराती एल्बम्स गाए व्हेन आई वाज 12 और 13 ईयर्स। तो उन्होंने ओके। बोला कि उनका एक हर हर साल एक सम्मेलन होता है, महासम्मेलन होता है, जिसमें स्वामीनारायण महामंत्र को 1 करोड़ 8 ऐसा करके कुछ रहता है, उतनी बार बोलना रहता है, और 108 लोग बोलते हैं। तो ओके। आपको मालूम है गुजरात कैसा है स्पिरिचुअलिटी में, करेक्ट। तो वो लोग करते थे। दे सेड कि इसको भी हम गवाना चाहते हैं इसमें। तो माय फादर केम अप विद द आइडिया कि सिर्फ गवाना है तो गवाओ मत, ऐसा करते हैं अपन क्लासिकल में गवाते हैं। तो क्लासिकल में ऐसा है कि जितने राग गाएंगे उतना अच्छा, दैट्स अ वेरी मतलब एक अजीब डिफिकल्टी सी लेवल बढ़ते प्रथा जाती है। है। हाँ, पर प्रथा है अजीब सी, ऐसा नहीं है कि ज्यादा गाता है तो अच्छा गाता है।
अगेन स्टिल स्टीरियोटाइप्स, बट उसका यूज किया हमने। तो पापा ने बोला कि 108 राग करते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 8 का है आपका टारगेट, तो हम 108 रागों में स्वामीनारायण महामंत्र गाएंगे। इट्स स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और उसके लिए फिर उसका मतलब क्या है, तो एक गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन दोनों को इनवाइट किया था। आई डोंट नो अबाउट गिनीज, उसका रिकॉर्ड बना कि नहीं बना, लेकिन गोल्डन बुक्स वाले खुद आए थे मुंबई से, एंड दे वर देयर प्रेजेंट फॉर लाइक 2 hours and 45 minutes, जिसमें मैंने ये Okay. रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया। एंड उसमें 108 राग, लॉट ऑफ राग, जिनको मैंने पहले कभी नहीं गाया था, बट जस्ट फॉर दैट रिकॉर्ड के सेक के लिए, इवेंट के लिए, मैंने उनको 2 से 3 महीने पहले तैयार किया था। एंड उसका प्रैक्टिस ही हमारा करीबन 7 से 8 बार हो गया था। इन द मीन टाइम मैंने कम से कम 7 से 8 बार पहले ही रिकॉर्ड बना चुका था, सिर्फ वो उनके सामने बनाना था। दैट्स द थिंग। Okay. सो वहां पर इसका इनिशिएशन हुआ। So let me pause you. मेरे को 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो कि पहला आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, so that was after the show at the age of 12, right? और सेकंड Exactly. ये है कि जो नोटेशन वाला आप बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट चीज हाँ, का हाँ, था, हाँ। तो वो वो उसके पहले बना था। वो उसके पहले बना था। तो मेरे को बस हाँ, ये चाहिए वो कि जनरल पब्लिक के लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि वो एक्चुअली मीन क्या करता है, लाइक कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका कि नोटेशन किसी म्यूजिक का, ताकि समझ पाए हाँ, लोग कि एग्जैक्टली वो किया क्या। कम एज में, सबसे कम एज में, क्योंकि देखो क्या होता है, सॉन्ग जो चल रहा है आप उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? Correct. लाइक हम अभी चैट कर रहे हैं, वी आर डूइंग पॉडकास्ट, लेकिन इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का कोड, वो आप सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को देख करके बता सकते हो, इसमें ऐसा यूज हुआ होगा, ऐसा वैसा यूज हुआ होगा। सिंगिंग इज जस्ट लाइक अ कंप्लीट प्रोग्राम, ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। Correct. और इसके पीछे कोडिंग क्या चल रही है, एलिमेंट्स क्या चल रहे हैं, वो एलिमेंट्स को बता पाना, दैट्स लाइक अ रिवर्स साइकिल, रिवर्स चीज हो रही है वो। मतलब पहले कोड होता है, फिर उसके बाद में वो रेंडर होता है, फिर उसके बाद में वो एप्लीकेशन बनता है या प्रोग्राम बनता है। यहाँ उल्टा कर रहा था मैं। और रिकॉर्ड बनाने का उसमें जो पॉइंट था, जो सब्जेक्ट वाज माय एज, वो एज जो है उस एज में कोई भी नहीं कर पाया था। Okay, अभी भी got it. अगर लाइक 12 इयर्स की एज में कोई कर रहा होगा, तो आई कैन इवन अटेम्प्ट फॉर 8 इयर्स, क्योंकि उसका वीडियो वाला जो है वो है अपने पास में, Correct. क्या बोलते हैं, सबूत Proof है। है. बट अगर उसको नहीं भी माने, प्रूफ है, अगर उसको नहीं भी माने, क्योंकि यस इतना सब रिकॉर्डेड था तो ये भी रिकॉर्डेड हो सकता था, आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी 12 की एज में किसी और ने उसको पहले भी अटेम्प्ट नहीं किया और अब आज तक भी अटेम्प्ट नहीं किया So मैं उस वाले रिकॉर्ड। अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। तो जैसे कोई गाना होता है, उसको रिवर्स में ब्रेक डाउन करना, जैसे अगर हम देखने जाए कि किसी चीज का एक सोर्स कोड होता है, वैसे ही गाना किसी कॉर्ड्स पे है, किसी नोटेशंस पे है, जिस चीज जो उसकी बेसिक एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को पकड़ लो आप, जैसे हमारी बॉडी है एटम्स वगैरह से बनी हुई है, वैसे ही सॉन्ग है आपके, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जिससे कि वो रिदम बन रही है, वो जो म्यूजिक है वो बन रहा है। तो यू कुड ब्रेक इट डाउन इनटू रिवर्स, राइट? मतलब आप बेसिकली उसका सोर्स कोड पता लगा लेते थे कि हाँ, ये गाने का सोर्स कोड ये है, प्लस उसमें उसको, क्योंकि मैंने क्लासिकल सीखा हुआ था, तो हर नोट को वर्ड मिला रहता है, हर सुर को, क्योंकि सुर क्या होता है एक्चुअल। अब मैं उस साउंड को समझा हूं कि नहीं समझा हूं, उस साउंड को 100%। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज गो ऑन। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा सॉन्ग अभी दिमाग में आ रहा है मेरे, तो वो अब इस तरह से गुनगुना कोई भी देगा, क्योंकि हमें सिर्फ इमिटेट करना है, बट एक्चुअल में वो साउंड था कौन सा, उसका अंडरस्टैंडिंग तभी समझ में आएगा, तो आपको उस साउंड पे अलाइन हुआ हुआ वर्ड आपको मालूम पड़ेगा, नोटेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ सुर है, 7 नोट्स हैं, और 7 नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। उस सॉन्ग में इतना सारा गाया हुआ है, लेकिन फिर भी 7 नोट्स ही हैं, और ये प्रूव हुआ क्योंकि वो सारे साउंड्स को मैंने उन वर्ड्स पे अलाइन करके रख दिया, उन लेटर्स पे अलाइन करके रख दिया। तो ये मैंने उस टाइम पे किया था 8 साल की उम्र में। 8 साल या 1.5 साल में तो क्या ही करूँ। नहीं, मैं इंग्लिश में 8 बोल रहा था, तो मैंने बोला 8 बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग है यार, ये काफी छोटी उम्र में तुमने काफी बड़ा कारनामा कर दिया। एंड इवन आई डोंट रियलाइज दैट। उसका रियलाइजेशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब मालूम पड़ता जाता है। पहले मुझे लगता था कि दिस वाज लाइक वेरी इनिशियल, ये तो किसी को भी आ जाएगा, बिकॉज दैट वाजंट डिफिकल्ट फॉर मी। डिफिकल्ट होता तो मैं उसको लेके बैठता कि अच्छा ये गाया, ऐसा गाया, 5 मिनट दो सर, 5 मिनट में करके लाता हूँ। आई यूज्ड टू डू इट टिप ऑफ द टंग, तो मुझे लगता था कि दैट वाज नॉर्मल। बट जितना सुनता गया, जितना लोगों को सुना, जितना और घुसे इस दुनिया में, तो मालूम पड़ा कि नो, दैट्स नॉट यूजुअल, दैट्स वेरी अनकॉमन। तो इसलिए फिर वो चीज का रिकॉर्ड बनाना था, ये 4 साल बाद हमने सोचा।
मतलब और अच्छा रिकॉर्ड बन सकता था, थोड़ा सा और रियलाइज कर लेते जल्दी तो और यस, एक कम एज में हो जाता था वो। और कम एज में बन जाता है। इवन आई कुड डू दैट एट द एज ऑफ 5। ओह, दैट्स अमेजिंग। यप, या तभी उन्होंने कुछ भी, कोई सा भी सॉन्ग पूछा मुझसे, जहाँ तक कि सुखविंदर जी ने बहुत मुश्किल सॉन्ग गाया था, आई डोंट नो, बहुत अलग सॉन्ग था, क्लासिकल बेस सॉन्ग था, बट आई डिड इट्स, जो भी नोटेशन था वहीं के वहीं कर दिया। तो या दैट वाज अ बिग थिंग। और इसका नोटेशन तो ऐसा था कि मुझसे जिन्होंने पूछा था, उन्होंने दे गेव मी 5 सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ, मतलब एक कंसिडरेबल पब्लिक, 100-500 लोगों के सामने, एंड आई डिड द रिकॉर्ड। तो बस इसी तरह से चला। इट वाज नाइस लाइक नाइस नाइस। बहुत आसान था। सो Yeah. काफी इंटरेस्टिंग रही है आपकी लाइफ, मतलब चाइल्डहुड तो एकदम धमाकेदार रहा है। काफी कुछ सिंगिंग के एक्सपोजर मिला है पर्सपेक्टिव से, सिंगिंग या के पर्सपेक्टिव से, हाँ। एंड मतलब काफी सारी चीजें सीखने मिल जाती है ना ऐसी जर्नी से। एंड अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, सिंस यू हैव बीन सिंगर फ्रॉम सच अ यंग एज, तो आपको क्या लगता है आज के जमाने में सिंगिंग और सिंगर होना के क्या प्रोज और कॉन्स है? लाइक इज इट अ डिफिकल्ट प्रोफेशन टू बी इन? इज इट लाइक व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव ऑन कि आज के जमाने में सिंगिंग या सिंगर बनने से व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू हैव टू डील विद? मतलब अगर कोई बाहर है इस वक्त जिसको सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेना है, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दैट पर्सन? जल्दी स्टार्ट करो, लेट सबसे स्टार्ट पहली करो? बात, जल्दी स्टार्ट करो, जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। अगर आज मौका आया है एंड इफ़ यू थिंक कि ये करूं या वो करूं, सिंगिंग कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। एंड सिंगिंग इज़ नॉट रियली दैट डिफिकल्ट इन द इनिशियल एज या इनिशियल टाइम। इनिशियली सिंगिंग डिफिकल्ट नहीं होती है आपको, जैसे हर कोई दूसरी चीज़ होती है ना, आपको 8-8 घंटे नहीं देने होते हैं। हम्म आई थिंक कि अगर आप किसी दूसरी लाइन में हो, जैसे 12th चल रहा है या 10th चल रहा है, और फिर भी सिंगिंग सीखना चाह रहे हो, यू कैन डू दैट। क्योंकि आपको तब 4-4 घंटे रियाज नहीं करना है, तब आपको सिर्फ दिन का आधा घंटा देना है। आप करेक्ट। जिससे भी सीख रहे हो, जो भी लेसन्स ले रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1-2 साल में आपका धीरे धीरे करके जो थ्रोट है वो सिंगिंग के लिए अलाइन होना शुरू होगा, सिंगिंग के लिए डेवलप होना शुरू होगा। तो फिर मेहनत करने वाली बात है। लेकिन अगर यही सोचते रहे कि अरे यार सिंगिंग में ये लगता है वो लगता है, और उस चक्कर में हमने ये सोचा कि अब टाइम नहीं है, अब टाइम है, अब ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, नाउ आई कैन जॉइन क्लासेस, नाउ आई कैन जॉइन दिस कोर्स, और ये या वो, या अब गाना शुरू कर सकता हूँ, यू हैव ऑलरेडी मेड इट पास्ट योर प्राइम। तो वो रुकना नहीं है, जब जैसी थॉट आए चालू कर देना है। सो बेसिकली स्टार्ट स्मॉल, जब भी कर सकते हो, जितना जल्दी भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि तुम कितनी देर इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, पॉइंट है कि कितने ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज के अंदर, राइट? अगर आप 15 एग्जैक्टली, मिनट भी 5 साल की उम्र से कर रहे हो रियाज, तो इवेंचुअली जब आप 20 के भी हो जाओगे तो भी इट विल बी बहुत रियाज कर सिग्निफिकेंटली। चुके होंगे आप। करेक्ट करेक्ट। तो द यस। ट्रिक इज टू स्टार्ट अर्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि एज अ सिंगर आप प्राइमरीली कैसे अर्न कर पाते हो? व्हाट आर द 3-4 मेजर सोर्सेज जिससे कि एक सिंगर अर्न कर पाता है आज की लाइफ में? आई नो शोज आर वन थिंग, क्लब्स एंड स्टफ लाइक दैट, टीचिंग इज शो वन थिंग। सबसे सबसे अच्छा तरीका जो है, बट 2 तरीके हैं सबसे अच्छे। एक तो आप शोज़ करो और दूसरा टीचिंग, ठीक है? बट द थिंग इज़ यू नीड अ लॉट मोर ब्रेन्स इन टीचिंग, और ब्रेन्स और ब्रॉन्स वाला काम है। अगर आप में ब्रॉन्स बहुत अच्छे है, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप में गाने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है कि आप 3-4 घंटे गा सकते हो, तो गो फॉर शोज़, ठीक है? लेकिन वो भी रेयरली, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा से क्या होगा, वही द सेम थिंग वी डिस्कस्ड इन द अर्ली ऑफ दिस इंटरव्यू। इसमें यही तो था कि जितना करोगे फिर आपका टाइमिंग रियाज़ का ख़त्म हो जाएगा। और सेम थिंग विथ प्रोफेशनली सिखाना। आप सिखाओगे तो भी आपका टाइम उतना ही जाएगा दूसरों को सिखाने में, बट द वन थिंग इज़ सिखाने में आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, बिकॉज़ आपको जो रियाज़ करना रहेगा वो आप स्टूडेंट को सिखाते-सिखाते ही रियाज़ कर लेते हो। माय फादर वो कहीं पर भी गाते नहीं हैं, बट उनका गला आज भी प्राइम में है। द रीज़न इज़ वो रोज़ का नई-नई करके 8 घंटा रियाज़ कर लेते हैं, सिर्फ़ रियाज़ करा-करा के। क्योंकि देखिए, जो रियाज़ आप कर रहे हो वो मुझे करके बताना पड़ रहा है आपको। जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आपको गाने को बोल रहा हूँ, दिस अलंकार या दिस फ्रेज़ या दिस पलटा, वो मुझे भी तो उतनी बार गा के सुनाना पड़ रहा है ना। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदे की है। प्लस सिंगिंग में क्या होता है, जब आप लाइव सिंगिंग करते हो ना, यू गेट इन द वो हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से गा लेते हो। मोस्ट ऑफ ओके। द सिंगर्स, मोस्ट ऑफ द मेल सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल सिंगर्स की नहीं। मेल सिंगर्स की बात करूँ तो बहुत ज़ोर से गाते हैं, बहुत ज़्यादा पावर में गाते हैं। आजकल के सॉन्ग्स ऐसे स्वीट होते भी नहीं हैं जैसे पहले के थे। दिस सॉन्ग मेरी भीगी भीगी सी कोई सुनेगा नहीं,
ऐसे सॉन्ग अगर आप 100 बार भी गा लोगे ना, गला खराब नहीं होगा आपका। लेकिन हम्म, अगर आप चन्ना मेरे यहाँ अगर 2 बार भी गा लोगे, तो तीसरी बार में कोई सा सॉन्ग नहीं गा पाओगे। अगर लिटरली निभा के गा रहे हो तो अच्छे से। तो मेरे ख्याल से देयर आर 2 सोर्सेस, द थर्ड वन इज़ प्रोडक्शन, ओके, ऑब्वियसली। प्रोडक्शन आप लोगों के लिए म्यूजिक बना रहे हो, क्योंकि एक सिंगर जो होता है वो अच्छा प्रोड्यूसर भी बन सकता है। और सिंगर हो या कोई भी हो, वो जो भी म्यूजिकली ट्रेन हो रहा है, फ्लूटिस्ट है, वो भी प्रोडक्शन कर सकता है, बिकॉज द रेसिपी इज सेम, सारे गमा पधा निसा, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन यही बहुत ज्यादा है। बट जो ये कर रहा है ना, वो प्रोडक्शन कर सकता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, मुझे फ्लूट बजानी है लेकिन इसके पीछे का ट्रैक मैं डिजाइन नहीं करना चाहता हूँ। यू डू इट। आप गॉट पूरा इट, ट्रैक डिजाइन करके दो उनको, पूरा का पूरा म्यूजिक बना के दो। हिल प्ले फ्लूट, हिल प्ले, पे यू योर चार्जेस, जो भी आप जितना भी कॉस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू योर आपका कितने ऊपर कितना लेवल है आपका, उस हिसाब से आपको चार्ज कर रहा है। उसमें आपका मेंटली भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा एंड फिजिकली कोई मेहनत भी नहीं होगी। ये चीज असल में बहुत ज्यादा करते हैं इंडस्ट्री वाले लोग, ओके, लाइक अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी। इस तरह के लोगों ने जितना सिंगिंग किया है ना, इतना ही प्रोडक्शन भी किया है। गॉट इट, दीज गाइस यूज्ड टू बी इन प्रोडक्शन ऑफ। अरिजीत सिंह ने कितना प्रीतम दा के साथ काम किया है, बहुत सालों तक काम किया है, और तब जाकर के खुद का आवाज पे तो काम करते ही रहे। बट वो टाइम ही तब मिला जब बाकी टाइम प्रोडक्शन में दिया, करेक्ट, और बचा हुआ टाइम जिसमें उन्होंने गले का यूज नहीं किया, उस टाइम पे उन्होंने रियाज किया। सेम थिंग विथ विशाल मिश्रा एंड ऑल द अदर गाइज। तो ऐसा होता है, ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप म्यूजिक में अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली एंड ये देखा जाए तो जैसे वो होता है ना कि एक्टिंग करने से पहले लोग असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, देखते हैं कि शूटिंग कैसे हो रही है, तो उनको एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है कि हाँ एज एन एक्टर मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। यू नो, अरिजीत ने एग्जैक्टली। प्रोडक्शन में काम किया, मे भी दूसरे सिंगर्स को रिकॉर्ड किया एंड स्टफ, तो उसको आदत हो गई कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें होती हैं, तो मुझे इन पे फोकस करना होगा अगर आई हैव टू बिकम अ गुड प्लेबैक सिंगर, राइट। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जैसे तुमने 2-3 चीजें बताई, टीचिंग, शोज करना, प्रोडक्शन करना, तो आई वांट टू प्रोडक्शन नो करना। कि व्हाट इज एन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिंगर इन टुडेज एज इन डिफरेंट लेवरेजेस, लाइक टीचिंग अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसकी एक रेंज, लाइक कि कितना वो कमा सकता है एज अ सिंगर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वेल, वुड। अगर आप मुझे बोल रहे हो नंबर्स को डिस्क्लोज करने के लिए, तो यस, आई बी, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा अगर मैं बता दूं आपको। होता क्या है, लेवल्स होते हैं। इंदौर का रेट बताता हूँ मैं आपको। रेट, अगेन आई एम टॉकिंग नहीं, इनटू अ इट कैन बी वेरी वेरी टिपिकल। अनऑफिशियल लैंग्वेज। इंदौर का रेट जो है वो इट वेरीज फ्रॉम 3K टू 10K पर सॉन्ग, या फिर पर परफॉर्मेंस। ओके, पर परफॉर्मेंस, या आप जितना 2 घंटे 3 घंटे का शो रहता है आपका पब्स में, क्लब्स में गॉट इट, एंड या कैफेज में, तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3K मिलेगा एंड 10K तक। बट द थिंग इज दैट थिंग आस्क्स फॉर अ लॉट। यही सबसे ज्यादा किफायती तरीका है पैसा कमाने का म्यूजिक में, लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हैं ना आपका टाइम उतार एंड देता है एनर्जी आपको बहुत बहुत ले ज्यादा, लेता है टाइम आपकी। टाइम को बहुत खराब कर देता है। सेकंड थिंग, वही रात में काम करना अच्छा होता है, लेकिन उस तरह के आप जब उसमें जाते हो, आप माहौल में जाते हो, तो फिर आपका फोकस उतना नहीं रह पाता है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं फोकस उतना, कुछ कुछ ही कर पाते हैं। बट इसलिए अर्निंग कैपेसिटी, अगर अगर अर्निंग करनी है तो सबसे बेस्ट आपका लाइव शोज हुए। सेकंड नंबर पे आता है आपका टीचिंग। गॉट इट, टीचिंग जब से कोविड हुआ उसके बाद से काफी ज्यादा बेटर हो गई है, ओके, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि म्यूजिक वो लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं। करेक्ट, बट पहले क्या लगता था, गुरु के पास जाना है, ये करना है, वो करना है। और ऑनलाइन का भी मौका आता था तो क्या सोचते थे, अरे नहीं ऑनलाइन क्या करना है यार, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं करना, सामने जाके सीखो। बट जब लोगों को 8 महीने 10 महीने 2 साल तक कुछ नहीं मिला सीखने को, करेक्ट, तो दे कॉम्प्रोमाइज्ड। और उस चक्कर में क्या हुआ कि टीचर्स लोगों की बहुत डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, और प्राइस भी वैसे ही बढ़ा। तो टीचर कैन अर्न अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर वो 2 से 3 घंटा काम कर रहा है दिन में, तो 25 to 30K से ले करके, अगर वो एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह इस चीज़ को ले रहा है, दैट इज 8 hours to 10 hours, अप टू 2 lakhs। ओके, नाइस, या जिसमें वो 1-2 दिन ऑफ ले सकता है वीक में। करेक्ट, एंड दैट इज मी सेइंग, एक नॉर्मल टीचर, जैसे अगर कोई बहुत ही खतरनाक टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत उसका नाम है, तो ही कैन अर्न
ज़्यादा सिंगर से भी ज़्यादा कमा सकता है वो। सिंगर से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। नाइस। इसलिए बड़े-बड़े सिंगर्स लोगों ने, बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर लोगों ने म्यूज़िक बनाने के बाद में अकेडमीज़ खोल ली हैं। करेक्ट। और क्यों खोली है? क्योंकि उसमें उनको मेहनत भी कम लगती है लेवरेज ज्यादा होता है। और लेवरेज और इज़्ज़त। सिंगर की इज़्ज़त बहुत होती है, लेकिन टीचर की इज़्ज़त के आगे किसी की इज़्ज़त नहीं, क्योंकि ही इज़ लाइक योर गुरु। आज भी करेक्ट टीचर की इज़्ज़त बहुत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज भी। इतना सब बिगड़ा, लेकिन जो आपको सिखा रहा है उसके लिए एक मन में इज़्ज़त है। म्यूज़िक में तो एटलीस्ट है। हाँ, गुरु का होता तो वैसे भी भगवान से ऊपर कहा जाता है कि सबसे बहुत पहले गुरु आते एग्ज़ैक्टली। हैं एंड देन वो द गॉड कैसा भी कम्स। हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको आपसे ये नहीं बोलेगा सर मेरे को ये सिखा दो, सर मुझे ये सिखा दो, सर ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा रेयरली कोई बोलता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली बहुत रिस्पेक्ट है So टीचिंग प्रोफेशन में। any idea about like कि इंदौर में it's like 3.5 to 10K for a show? Any idea about tier 1 cities? मतलब जैसे कभी मुंबई के दोस्त होंगे या एक्सपीरियंस होगा कि यार वहाँ पे यहाँ पर ऑब्वियसली अबव 25K अबव about 25K नॉर्मल डेज में। हाँ, नॉर्मल क्योंकि डेज यहाँ में। पर यहाँ पर आपका बूज का कॉस्ट भी ज्यादा है। हाँ यहाँ पे हाँ आपका खाने का कॉस्ट भी ज्यादा है। हर चीज एग्जैक्टली का कॉस्ट ज्यादा है, तो जहाँ गा एग्जैक्टली रहे हैं वहाँ सिंगर को सुनने का भी कॉस्ट ज्यादा ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप मतलब वो एक्सपोनेंशियल वैसा ही रहता है, वो वैसा ही नाइस। बढ़ता है, रेशियो में ही बढ़ता है। अच्छा जितना खासा। महंगाई उतना पैसा। तो करेक्ट। लेकिन गुरु के लिए फिर वही उतना ही ज्यादा। जैसे मैंने ट्रू। आपको ये जो रेट बताया अभी टीचिंग वाला, ये इतना था, वहां जाकर के शायद और ज्यादा हो जाए। करेक्ट तो who करेक्ट। knows? एंड प्रोडक्शन वालों का सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि उन्हें वो किसी जगह के मोहताज नहीं है। ट्रू। वो एक बीच पे जाकर के भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो एक ऊपर माउंटेन पे कैबिन में जाके भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर उन्हें आवाज़ कमाए। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग मैं बता देता हूँ, इट्स लाइक आपने गा दिया है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके सॉन्ग को और एम्फेसाइज कर सकती है। जैसे कि 2-3 चीज़ें होती हैं। गले जब आप गाते हो नॉर्मली, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ गूंज नहीं रही है, एको। बट वो गूंज जो होती है ना, एको, उस एको को हमारे म्यूजिकल उसमें बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं रिवर्ब। ओके। जैसे इस टाइप का जो एक रिवर्ब गाने के साथ आता है, जिसमें गाने वाले ने गाना तो बंद कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है, वो रिवर्ब होता है। इसी तरह से बहुत सारी डिले और बहुत सारे करेक्ट ऐसे करेक्ट टेक्निकल करेक्ट। टर्म्स जो समझाने में मुश्किल है, लेकिन इन सब चीज़ों को मिक्सिंग बोलते हैं। और इनके लिए चाहिए रहता है आपको क्वाइट एनवायरनमेंट, और साथ ही करेक्ट। रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आसपास आपको चहल-पहल होगी तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर हो, आप म्यूज़िक बना रहे हो, आप कॉर्ड्स लगा रहे हो, आप कोई-सी ट्यून बजा रहे हो, कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर आपको आपकी खुद की बनाई हुई चीज़ सुनाई दे रही है, तो यू कैन मैनेज टू वर्क। तो करेक्ट। प्रोडक्शन करना सबसे ज़्यादा मैनेजेबल है, हाँ, तो लेट मी ब्रेक टीचिंग इट करने डाउन। से भी ज़्यादा। लेट मी ब्रेक इट डाउन या फॉर व्यूअर्स कि एक साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एंड जैसे अगर आपने कभी स्पीकर के आगे देखा होगा कि एक बेस लिखा होता है, एक ट्रिबल लिखा होता है, एक रिवर्ब लिखा होता है, एक एको लिखा होता है, तो दीज आर लाइक वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ लाइक व्हाट आर द एडवांस फीचर जो सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं, जो एक बंदा करता है जो प्रोडक्शन कर रहा है। सो व्हाट स्वरित इज ट्राइंग टू से इज कि जो चीजें हमने कभी ऐसे बचपन में नॉब की तरह देखी हैं, वो एक्चुअली किसी की वॉइस पे लगाई जाती हैं सो दैट उसका टेक्सचर अच्छा हो सके, कि आप उसको एक लेवल पे रिलीज कर सके। मतलब हमें वो सुनने में जो मजा आता है कि हाँ यार ये एक अलग स्टिमुलेशन मिल रहा है ब्रेन को थ्रू रिवर्ब, थ्रू एको। मे बी उसको कभी कभी हम वो होते हैं ना लो पास फिल्टर में, कि बीच बीच में बंदे की आवाज एकदम पतली सी हो कम जाती हो है, जाती है, बढ़ जाती कभी है। बेस ज्यादा यस, हो यस। जाता है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। इक्वलाइजेशन। अगर किसी का इक्वलाइजेशन। आवाज पतला है तो उसको मोटा कर सकते हैं आप, किसी का मोटा आवाज है उसको पतला कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग, ऑटो ट्यून इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिक्सिंग। बस मिक्सिंग। उसका गलत इस्तेमाल हो गया है, जिस तरह से लिकर का होता है, वो एक तरह से पहले मेडिसिन थी, अब गलत इस्तेमाल होता है। ऑटो ट्यून भी क्या है, वो आप जितना सुरीला गाओगे ना, वो आपके सॉन्ग, आपके वॉइस को उतना ज्यादा मधुर कर देगा। लाइक आप ये मानिए कि आप 1 to 10 की एक स्केल है, उसमें आप 2 पे गाते हैं या 3 पे गाते हैं। करेक्ट 3 पे गाते हैं, इतना सुरीला गाते हैं। 1 इज बहुत ज्यादा सुरीला, 10 करेक्ट मीन्स बहुत कम सुरीला, एकदम बिगड़ा करेक्ट हुआ। तो अगर आप वहां गा रहे हैं, 3 पे गा रहे हैं, वो आपको 2 पे लाके पटकेगा, तो वो नेचुरल वॉइस आपकी फिर भी रह जाएगी, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन वो उसको बहुत नर्चर करके ला देगा, एकदम सुर पे ला देगा। आप 10 पे गा रहे हैं और आपको 3 पे लाना है, तो बहुत ज्यादा रोबोटिक साउंड हो जाएगा। ये चीजें बहुत बार रैपर्स यूज करते हैं, बट उनके लिए ये चीज मैं इसलिए परमिट करना चाहूंगा बिकॉज दे आर नॉट सिंगर्स। अगर उनको फिर भी सिंगिंग जैसा साउंड निकालना है, तो दैट्स कॉल्ड एन इफेक्ट। करेक्ट वो एक इफेक्ट ला रहे हैं, उसके अंदर एक अलग टाइप का एक साउंड ला रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं सुर में गा रहा हूँ, लेकिन एक बेसुरा इंसान सुर में गाएगा तो अच्छा कैसे लग सकता है।
करेक्ट तो दैट्स जस्ट अ क्रिएटिविटी, अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन अगर एक सिंगर ये बोल रहा है कि मैं सुरीला गाता हूँ और तब भी उसमें उसके गाने में वो पूरा फुल वॉल्यूम करके, पूरा का पूरा फुल गेन करके अपना ऑटो ऑटो ट्यून ट्यून डाल लगा रहा हुआ है, है। दैट्स अ बैड थिंग, वेरी बैड। शो में, अपना अवार्ड शो में सोनू जी ने हम्म बता के बताया, वो एंकर ने खराब गाया है और उसको ऑटो ट्यून करके सही कर दिया। आजकल के बहुत सारे सिंगर लोग इस तरह का करते हैं, सिंगर करते हैं वो गलत हो जाता है, रैपर करेक्ट करते हैं वो गलत नहीं, क्योंकि सिंगर करते हैं, क्योंकि उनको तुमको तो आना चाहिए ना। करेक्ट 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 और ये हो जाता है कि जब आप बहुत ही ज्यादा स्केल से हटके गाना गा रहे हो और आपको उतना नीचे लाना पड़ रहा है उस हाँ, इफेक्ट को, तो वो क्लियरली दिखता है फिर। अगर हल्का फुल्का एग्जैक्ट। है ऑटो ट्यून तो पता नहीं चलेगा बिकॉज आप नेचुरली बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आप नेचुरली सुर में नहीं हो और उसको बहुत काम नहीं करना हो पड़ रहा है आपकी आवाज को, तो बहुत ज्यादा काटा छाटी हो जाएगी। तो वो रॉ और मटेरियल है ना। काटाछाटी हो जाएगी, तो नेचुरल रहेगा ही नहीं वो। तो बेसिकली इसमें कितना फिर अर्निंग पोटेंशियल है, जैसे प्रोडक्शन वाले में लास्ट जो ऑप्शन था? प्रोडक्शन में अर्निंग पोटेंशियल, यही यही एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ कह नहीं सकते आप। अच्छा, फिक्स नहीं है जितना कुछ भी। अच्छा काम, जितना अच्छा काम उतना अच्छा आपको पैसा मिलता है। इंदौर का रेट ऐसा है कि अराउंड 5 to 8 K पर सॉन्ग, जो कि 3 to 4 मिनट लास्ट करता है, गॉट इतना इट। करते हैं ये विथ प्रोडक्शन। अगर आप इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग जोड़ते हो तो दिस थिंग गोज अप टू 15K, बट दैट्स इट। और बहुत अच्छी जगह से काम करवाना है तो फिर आपको हैंड पिक करना पड़ेगा। गॉट हर इट। हर प्रोड्यूसर हर तरह का प्रोडक्ट नहीं दे पाता है, तो सबका काम देख करके और फिर उस हिसाब से हैंड पिक करो। और फिर अब सब हर कोई अपना अलग अलग करता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज लाइक द लीस्ट म्यूजिकल थिंग। मतलब बहुत कम लोग करवाते हैं प्रोडक्शन, बहुत कम लोग करते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि उतना गाने, नए गाने बनते नहीं ना। एक गाने को आप 100 बार सुन सकते हैं, लेकिन 100 गाने नए नए नहीं सुनने को मिलते हैं। ट्रू। तो प्रोडक्शन कम होता है और लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं, और सीखने वाले तो बहुत बहुत सारे नंबर गेम है यहाँ पर देखा जाए तो। तो एक काम करते हैं, आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और फास्ट पेस पे लेके आते हैं, थोड़ा सा एक रैपिड फायर करते हैं। सो आई आस्क यू या क्वेश्चंस एंड या तो इंस्टेंटेनियस आप आंसर करना उसके ऊपर, ठीक है? आई ट्राई। विल गो। रेडी? पास कर सकता हूँ मैं। इसमें पास करोगे तो कौन जज करने वाला है आपको? ऐसे इट्स फाइन, लाइक इतना डिफिकल्ट भी नहीं जाने नहीं, वाला मैं। मैं मम्मा पापा को भी जज करने नहीं बोल सकता। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो भी जज करें, तो इसलिए नहीं 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 नहीं, खैर, it will be या यू very गो अहेड। it will be very simple. So let's start with something basic. Piano or ऑलराइट। guitar? पियानो। Mountains or beaches? माउंटेन्स। Mountains. What is your favorite song? All time favorite? ऑल टाइम फेवरेट, चन्ना मेरे यहाँ। All time favorite. Okay, nice, interesting choice. Uh, then who is your favorite artist? अरिजीत सिंह एंड किशोर कुमार। Sure, Kumar. Nice. Uh, when was your first live performance and what was the song? My first live performance was a classical, so I sang Puriya Kalyan Rag. That was in Harda, or no, not Harda, Chhindwada. Yes, it's in MP, Madhya Pradesh, and I sang Puriya Kalyan Rag, and I was 3.5 age. Nice, nice. Yep. Lofi music या फिर upbeat music? Lofi versus upbeat. Luffy. मुझे लगा ही था लूफी चूज करोगे। एंड ओके, इंटरेस्टिंग। सो सोलो ट्रैवलिंग या फिर ग्रुप के साथ? I've never traveled a lot, but I suggest group, ग्रुप। but a small group, like 2-4 बंदे, इससे ज्यादा नहीं। ओके। फेवरेट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड सो फार? So far, favorite place. Um, that's a big question, but okay. Somnath Mandir. नाइस, मुझे जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग और कैट? Dog, मी टू। because I have one. ओह नाइस, क्या नाम है? Yeah. Willy, Rottweiler. ओह नाइस नाइस, बढ़िया। Yeah. फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? Favorite movie of all time. Wow, that's a big question. Actually, two again. First is Interstellar, and second is La La Land. आई लव इंटरस्टेलर, मतलब मस्त में, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स एज इंटरस्टेलर वेल। बहुत अलग है, और फिर ला ला लैंड बहुत ही अलग है, बट ट्रू बोथ ऑफ द मूवीज ट्रू 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 बहुत ट्रू। अच्छी। Yeah. नाइस, इंटरेस्टिंग चॉइसेस, आई लाइक दैट।
और any if you had to pick any two in Bollywood? इन बॉलीवुड मुझे मूवीज़ वैसे इतनी अच्छी लगती नहीं हैं, लेकिन एक वक़्त पे आई लाइक्ड बाहुबली अ लॉट एंड द सेकंड मूवी पुरानी मूवीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं है बिकॉज़ बहुत स्लो पेस्ड होती थी। बट या बाहुबली एंड मेबी गोलमाल। यस, गोलमाल रिटर्न्स एक्चुअली। Bahubali and Golmaal. या If you have to pick one of the rappers from current generation, जो you like. रैपर्स कैन करंट जनरेशन, अगर अभी की जनरेशन बात करूं, वेल हमेशा के लिए तो हनी सिंह, ऑल Nice. अबव ऑल। या Honey तो Singh Gang. ओवरऑल हनी सिंह। यप। Cool. So ये था रैपिड फायर, कैसा लगा? मतलब बढ़िया था? हाँ, अच्छा था। एक्सपेक्ट किया था मैंने कुछ इस तरह का, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं की थी। सो यस, इट वाज एक्चुअली प्रीटी गुड। हाँ, इतने डेंजरस सवाल और मैंने रैपिड फायर अच्छा था क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। मूवीज भी मैंने सारी मूवीज दिमाग में चलाई और जो अच्छी लगी वही बताई। यही तो गेम है, मतलब रैपिड फायर यही में गेम है। नेचुरली इंस्टिंक्टिवली आना चाहिए बाहर कि हाँ ये मुझे यस यस पसंद है। यस। तो हाँ, आपने एनिमेज नहीं पूछे, अदरवाइज मेरी चॉइसेस बहुत अलग हो जाती। oh let's ask animes then. बताओ top 3 animes. Let's give you choice of 3. टॉप 3 एनिमेज ना, जेजेके, जुजुत्सु काइसेन, वेरी गुड एनिमे, एंड ड्रैगन बॉल सुपर। आई नो बहुत सारे लोगों को जी पसंद है बट आई लाइक सुपर। एंड थर्ड वन आई थिंक इज थोड़ा सा अलग हो जाएगा बट मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो पता नहीं, बस मुझे ही पसंद है वो। नहीं, if you're comfortable you can share, ऐसा कोई नहीं है। लोगों की एनिमे चॉइसेस बहुत अलग अलग होती हैं, तो आई थिंक इट्स फाइन। शोजी एनिमे है एक, अभी अच्छा, देख भी रहा हूँ और उसको पहले भी देख चुका हूँ मैं। ओके कोमी कांट कम्युनिकेट। ओके इंटरेस्टिंग, आई चेक आउट। सो काफी इंटरेस्टिंग चॉइसेस थे एनिमे। एनिमे कल्चर अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड आई एम आल्सो बिग एनिमे फैन, सो यस, वेरी वन पंच मैन इंटरेस्टिंग। इज ऑल्सो गुड बट उसने हाइप बना करके इतने टाइम से कुछ दिया नहीं ना, तो मेरा मन उतर गया उसके ऊपर से। हाँ, हैव यू चेक्ड माय हीरो एकेडमिया? वो भी बढ़िया एनिमे है, यस, बहुत अच्छा गेम एनीमे, बहुत अच्छा है वो। वन ऑफ माय बट फेवरेट्स। द थिंग इज बहुत बचकाना हो जाता है कभी कभार, बहुत सारे ऐसे सीन्स आ जाते हैं कि एकदम लगता है वाह, और फिर दूसरे ही पल ऐसी जैसे ही फ्रेम चेंज होती है कुछ भी कर रहे हैं तो करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकदम टॉप पे रखने जैसा नहीं। यस, उसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। नाइस। यूकी हसाशी ऐसा करके किसी ने तो भी उसका म्यूजिक डिजाइन किया है, और यू से रन एंड थीम है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे एनिमेज की थीम्स बहुत पसंद है। हाँ, OSTs बोलते हैं उनको और वो बड़ी प्यारी OSTs, होती है। yep. आई थिंक मेरे टू फेवरेट्स जो है म्यूजिक की वजह से, जो है एक इनुयाशा है जिसकी OST बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि इफ आई हाँ, शेयर यू आप डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करोगे। मैं सुनूंगा। यस यस। यस, एंड द सेकंड वन वुड बी जो डेथ नोट का जो म्यूजिक था ना, ना 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 ना, किसका? डेथ नोट। तो डेथ नोट का जो डेथ नोट का, हाँ जो हाँ। म्यूजिक है, जो यस यस। एल की थीम है, तो इट इज लाइक एल क्रेजी। की मतलब थी, उसके जो बैकग्राउंड स्कोर्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो बहुत अलग है। हाँ, musically I'm a big fan of Inuyasha and Death Note। मतलब बहुत डेथ नोट क्रेजी, मतलब मैं हिल जाता हूँ सोच के कि यार इन्होंने एनिमे के लिए जितनी मेहनत की है ना म्यूजिक पे, स्पेशली फिर म्यूजिक के ऊपर, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट, अलग बहुत लेवल की अलग, बहुत डेडिकेशन। सो मतलब वो लाइन ही अलग है, उसमें घुसते जाएंगे ना तो फिर वो मतलब ऐसा ऐसा कंटेंट है उनके पास में कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। अमेजिंग, सो मच ऑफ एफर्ट दे पुट इन एओटी, एनिमे। एओटी मैंने देखी है अटैक ऑन बट टाइटंस। मुझे थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि एकदम वायलेंट वालों को मान सकते हैं, फिर वायलेंस के हिसाब से तो जेजे के ऊपर कुछ भी नहीं है। JJK का एनिमेशन भी काफी थोड़ा कंट्रोवर्शियल बहुत रहा अलग है, बहुत। और नहीं, कंट्रोवर्शियल है, और दूसरी बात ये है कि उसने ना हिला दिया है क्योंकि वो ऐसी चीजें पटक रहा है जो अपन ने सोची नहीं थी। हम मैक्सिमम एनिमेज में हम सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, दिस कुड हैपन, दिस कुड हैपन। जेजे के कॉट मी ऑफ गार्ड विथ एवरी डेथ, विथ एवरी टर्न, कुछ अलग ही लग रहा था। तो यस, जेजे के इज ऑल एनिमे का टाइम गेम ऑफ फेवरेट। थ्रोन्स है वो। जो चाहिए वो एग्जैक्टली। किसी को भी मारेगा, किसी को भी जिंदा करेगा, कुछ भी करेगा किसी को वो। भी जिंदा करेगा। राइटर को लोगों ने डेथ थ्रेट्स भेज दिए हैं भाई कि ऐसे कैसे कर दिया तूने। मत करे, ऐसा मत हाँ, करे। और एंड जो उसने आफ्टर गोजो, दैट गोजो कंट्रोवर्सी, तो उसके बाद तो दिमाग ही खराब है, मतलब लाइक हाँ उस नहीं जजिंग। सही में। तो एक काम करते हैं आप, सिंस वी हैव द सिंगर इन अ यस। हाउस, एक कोई भी गाना अगर आप थोड़ा सा प्ले करना चाहो थ्रू योर पियानो,
Well, tell me first कि कितना कम ज्यादा आवाज, क्योंकि yeah, I'll give I you don't feedback. really know. I'll हाँ? जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जैसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। मैं एक थोड़ी सी जुगलबंदी करना चाहूंगा मेरे टीचर के साथ में इन टर्म्स ऑफ भीगी Oh. भीगी सॉन्ग, इफ वी कैन डू दैट। सो Yes, yes, एंड sure. अच्छे नोट Why पे not? करेंगे हम, तो पहले आप अपना एक वो एडवाइस दे दो एंड देन वी कैन डू सम लिटिल बिट ऑफ भीगी भीगी। एक एडवाइस, a lot, maybe a lot of them, but मुझे करना चाहिए था एडवाइस फॉलो, that is don't be shy, don't be shy when you have to sing well। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I used to sing good and I still sing better than I used to sing, but still I shouldn't have like ये नहीं सोचना चाहिए था कि यार यहाँ गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ गाऊंगा तो be खुल्लम खुल्ला, like don't be an overconfident guy, never do that, but खुल के गाना है और जहाँ बोले वहाँ गाना है। बुरा लग रहा है ऐसा, देखो ऐसा है, आप जब गाओगे तो यू विल स्टैंड आउट, करेक्ट, ठीक है, दूसरे लोग नहीं गा रहे होंगे। हम जब बात कर रहे होते हैं ना तो हमारे अलावा भीड़ में 50 लोग और बात कर रहे होते हैं, बट जब हम गा रहे होते हैं तो नो वन इज सिंगिंग, है ना, तो यू आर गोइंग टू बी द मिडिल ऑफ द क्राउड, आप एकदम बेस बन जाओगे, क्राउड के एकदम कोर बन जाओगे, करेक्ट, एंड दैट थिंग एक्चुअली यूज्ड टू स्केयर मी अ लॉट। सो इन द मीन टाइम, इन द लेटर टाइम मैंने कोशिश किया कि उससे हटूं, बट मैंने फिर सोचा कि मुझे नहीं होना चाहिए था। सेकंड थिंग, सोशल मीडिया का यूज जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल सीख लूँ उसके बाद करूँ, बिकॉज दैट इज मी, आई एम दैट गाय। मुझे बहुत पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था, आई डिडंट। अब जब मुझे ऐसा लगा कि आई एम नाउ फुलफिल्ड विद माई सेल्फ, कि अब मेरा गला अच्छा हो गया है, तो मैं डालना शुरू कर रहा हूँ। बट नाउ आई रियलाइज मेरा गला काफी पहले से लोगों को पसंद आता था, करेक्ट, मुझे नहीं आ रहा करेक्ट, था, क्या करेक्ट, हुआ। करेक्ट, करेक्ट। तो गलतियां भी हो रही है ना कैमरे पे, माइक पे, तो डोंट बी शाय, ऑलवेज गो फॉर इट, ऑलवेज सिंग जितना हो सके उतना। और बुरे कमेंट्स मिलेंगे तो समझ लेना कि यस यू आर गोइंग समवेयर, कोई कमेंट ना करे तो समझ लेना कि हाँ रुक गए हो। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये टेक। मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक द जो बेस्ट तरीका होता है ना सीखने का, वो गलतियां करके ही होता है। मतलब या तो तुम 10 साल तक एक ये चीज को सोच सकते हो कि हाँ मैं करूंगा, एक वक्त आएगा, एक वो वक्त कभी नहीं आएगा, वो वक्त अभी है। तो जितना तुम उस प्रोसेस को करोगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, टू क्रिएट कंटेंट, राइट? कंटेंट क्रिएट, तुम उसमें बेटर नहीं बनोगे। तुम जितनी बार तुम कैमरा के सामने जाओगे, उतनी बार तुम्हारा कैमरा शाइनेस कम होगा। एंड आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फियर इज नंबर 1 फियर इन द वर्ल्ड। अगर तुम उसको कॉन्कर कर लेते हो तो यू आर एट द टॉप ऑफ द क्रीम। मतलब क्योंकि आराम से कोई आपको अपने क्वालिटी, अपने स्किल्स पे मेहनत करनी है, क्योंकि प्रेजेंटेबल तो बन गए हो आप। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो डोंट बी शाई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि वही तुम्हें यूनिक बनाता है। सामने परफेक्शन तो सब लोग दिखाते हैं, जो बंदा गलती दिखाता है ना वो स्टैंड आउट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई बीइंग मोर रिलेटेबल इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग परफेक्ट। एग्जैक्टली। और अब लगता है 4 लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं लेकिन 40 लोग आपसे रिलेट करते हैं। करेक्ट, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एनी मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ये समझ में आता है। इवन आई हर्ड धोनी सेइंग दिस कि एज एथलीट हमें भी बहुत बार हिट मिलती है, राइट? हम हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बट हमें भी ये समझ में आना चाहिए कि यार जो कमेंट सेक्शन है दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीबॉडीज देयर ओन लाइफ, राइट? कि कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई कुछ है, तो वो आके यू नो, बट इफ इट्स स्टिल बीइंग रिलेटेबल दैट मींस यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो आप इतने रिलेटेबल हो कि आप लोग आपको एटलीस्ट हेट भी कर पा रहे हैं। तो इट्स नॉट हेट, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर रेलेवेंट। इतना 100% होगा कि अगर 5 कमेंट वैसे है तो 2 या 3 अच्छे भी होंगे ही होंगे उसके अंदर। इट विल नेवर हैपन कि आपको सब एक ही कैटेगरी के कमेंट्स मिल रहे हैं।
एंड दैट Obviously. मेक्स यू मोर मैच्योर इन लाइफ, बिकॉज आपको हर चीज लेना आना चाहिए. आपको कोई बंदा बोलेगा कि मे बी कोई लोग अरिजीत को भी बोलेंगे कि यार ये तो अच्छा नहीं गाता, ये कुड हैव डन बेटर, बोलते हैं. ठीक है, Yes, I've बट heard. इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाना छोड़ दूं. करेक्ट, आई कैन नॉट टेक इट टू हार्ट एंड थिंक यार यार मेरी तो इतना कला है फिर भी लोग ऐसे कर रहे हैं, तो it happens, it is game, you cannot please everyone, right? But most important is you please yourself by doing what you can. So I think a very Right, true. very beautiful message. Start early, don't be shy, and be yourself. Be yourself. So करें फिर. And just खुद का करते रहो, दूसरों को मत Exactly, उंगली करो. exactly. हाँ, मतलब किसी को तुम्हें नीचे लाने की जरूरत नहीं है खुद को ऊपर लेके जाने के लिए. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Yes. Try to मैं तो बोलता हूँ उल्टा करो, try to pull people up. Because when you try Pull to people people up ना, तो फिर वो तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. कल को वो गिरोगे support तो वो भी system तुम्हें बन जाता सपोर्ट है. करेंगे. So Hmm. I think very beautiful message. I really like it. So इस beautiful message के बाद एक beautiful सा हम जुगलबंदी Next करेंगे. song. भीगी कौन भीगी सा था? भीगी भीगी से करते हैं, because it's sort of दो अच्छा खासा उसमें ये होगा. भीगी भीगी सी आते, भीगी भीगी सी आते भीगी ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी. ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी. Anything else? कोई सा और सॉन्ग करें? पहले भी मैं, इफ यू वांट टू सिंग, पहले भी मैं भी गा सकते हो. ये बहुत पहले भी मैं हो जाएगा. हाँ कर सकते हैं, मतलब यू टेक मेजॉरिटी विदाउट ऑफ इट. स्टेंजा करते हैं. विदाउट स्टेंजा करें कि स्टेंजा के साथ करें? कौन सा? लेट मी जस्ट ओपन द लिरिक्स फॉर पहले भी मैं. हाँ, यस, यू डू दैट. मजा आएगा. बिकॉज आप अभी फील में हो ना पहले भी मैं के. यू स्टार्ट, आई विल फॉलो यू. यस. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहले भी बाही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा. पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, पर से भीगे आ जरा. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा. बहुत बढ़िया. दिस वन वाज वेरी ऑन द पॉइंट. अमेजिंग. वाज गुड. या लेटेस्ट है ना, जनरेशन में है. नहीं है, इसमें एकदम सिंग Trend में, sorry, बैठ गया trend में, हमारा. yes. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया. सो दिस Yeah. इज माय टीचर स्वरित टू यू ऑल ऑफ यू, एंड बहुत ज्यादा मजा आया. आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू. एंड टू एनीबडी आउट देयर, भाई अगर सिंगर बनने का सपना है तो बस मेहनत करो. जस्ट स्टार्ट अर्ली. बहुत अच्छी एज है टू बिकम अ सिंगर. लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्पेसेस. टीचर बन सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, गाना लिख सकते हो, हर जगह पे स्कोप है. एंड थैंक यू सो मच स्वरित वंस अगेन टू गिव सो मच ऑफ योर टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा टू इंटरेक्ट विद यू. Yes, my pleasure, Neeraj bhai. Like I've known you for a lot of time now, and personality wise, though I cannot really say anything, but your knowledge is inexplainable. So that's something that I've learned from you as well, because वही हमारे 2 घंटे का सेशन रहता है, क्योंकि 1 घंटा मैं सिखाता हूँ और 1 घंटा सीखता हूँ. थैंक यू सो मच. That's a mutual, वो चलता रहता है, आदान trade. प्रदान. Yes. Yes. So keep doing this, and I hope that I'll be a part of this journey with you. Definitely. This podcast. Definitely. Even more than now. So I'm looking forward, and रियाज अच्छे से करना, बाकी सब ठीक है. Definitely. And thank you so much. Yes. I am very humbled कि आपको ऐसा लगता है कि I have something to give, and ये जर्नी बहुत आगे जाने वाली है.
and I feel like we'll meet Obviously. someday, and a lot of exciting things to come around. And definitely और podcast होंगे आपके साथ. एक time आएगा जब आप offline space में भी मैं आपको मुंबई बुलाऊंगा in the studio. बिल्कुल, बिल्कुल, I'll And be glad. it's gonna be really amazing. All the very best. I know बहुत bright future है आपका. You've already set a Oh, lot of standards for a lot of people. So keep doing the good work. Keep teaching people like us. And thank you so much. And lovely having you, man. Bye. Yes, yes. You too. Have a great day. Bye. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.